हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आईडी इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपका सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल साइंस यानी ईवीएस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस का यूनिट नंबर 1। करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और जिसको भी इसकी पीडीएफ परचेज़ करनी है, हमारे नोट्स के प्राइस डाउन हो चुके हैं इस फॉर द ₹100 ओनली। आप चारों यूनिट्स की आप पीडीएफ परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। सबसे पहले यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज़, ठीक है। अब इसके अंदर जो पहला टॉपिक आता है कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का नेचर जो है मल्टी डिसिप्लिनरी है। अब मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है? मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब होता है एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट या फिर बहुत सारे एरिया ऑफ स्टडी ऑलरेडी जिसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। इन्वायरमेंटल स्टडी को मल्टी डिसिप्लिनरी इस वजह से कहा है क्योंकि इसके अंदर हमें क्या मिलती है, नॉलेज मिलती है। बहुत सारे सब्जेक्ट है, सिर्फ ईवीएस की नॉलेज नहीं होती इसके अंदर से। हमें बहुत सारे सब्जेक्ट से हम नॉलेज उठाते हैं ताकि हम एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकें। इस वजह से एनवायरमेंटल स्टडीज़ को क्या बोला गया है? मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर बोला गया है। अब ये क्यों है मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर एनवायरमेंटल? क्योंकि एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो है, क्योंकि एनवायरमेंटल इश्यूज़ जितने भी होते हैं हमारे, ठीक है, जितने भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड इशू हैं वो कहीं ना कहीं हमारी आसपास की चीज़ों से रिलेटेड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। जैसे नेचर से, लिविंग बींग से, सोसाइटी से, इकोनॉमी से, लॉ से, टेक्नोलॉजी से। तो ये जितने भी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ होते हैं वो सारे इन सब से रिलेटेड होते हैं। तो इस वजह से इन्वायरमेंटल स्टडी को समझने के लिए हमें और सब्जेक्ट की भी स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है। अब ये आ गए कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है और किस किस तरीके से ये इन्वायरमेंटल स्टडी के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे बायोलॉजी है तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, जैसे प्लांट, एनिमल और इकोसिस्टम। तो ये सब किसका है? इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का पार्ट है। केमिस्ट्री के अंदर हम पॉल्यूशन के बारे में समझते हैं, एयर के बारे में समझते हैं, वाटर क्वालिटी के बारे में समझते हैं, केमिकल चेंजेस इन नेचर के बारे में समझते हैं। जब ये शो कर रहा है कि किस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट हमारे ईवीएस से कनेक्टेड हैं। फिज़िक्स के अंदर एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, हीट का, रेडिएशन का, नेचुरल प्रोसेसेस का, तो इस तरीके से ये कनेक्टेड है। ज्योग्राफी के अंदर लैंड रिफॉर्म के बारे में पढ़ते हैं, वेदर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, नेचुरल फीचर्स के बारे में, तो इस तरीके से ज्योग्राफी कनेक्टेड है। इकोनॉमी के अंदर हम यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ते हैं, डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं और इन्वायरमेंटल कॉस्ट के बारे में पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस के अंदर इन्वायरमेंटल लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं। सोशियोलॉजी के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि किस तरीके से ह्यूमन बिहेवियर हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। हिस्ट्री के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि किस तरीके से पहले की सोसाइटीज़ हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती थी। तो इस तरीके से ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हो गया। तो अब इम्पोर्टेंस क्या है कि इसकी यह मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है इसकी, कि ये जो है हमारे जो भी कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंटल इश्यूज़ होते हैं तो हम बहुत सारे सब्जेक्ट की स्टडी करके उन एनवायरमेंटल इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। और लोगों को जो है नेचर के बारे में हम इससे प्रोटेक्ट करते हैं। इंसान कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़े उसके अंदर ईवीएस कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो उससे क्या होगा, वो नेचर के बारे में अवेयर रहेगा, ठीक है। इनकरेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और हम इससे क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इनकरेज करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? जब हम डेवलपमेंट करते हैं बट उससे जो है हमारे आसपास के एनवायरनमेंट का कोई नुकसान नहीं होता, हमारी फ्यूचर जनरेशन की नीड्स का कोई नुकसान नहीं होता, बट स्टिल डेवलपमेंट हो रहा है, तो उस टाइप के डेवलपमेंट को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये जो ये है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, ये हमारे देश के अंदर बेटर लॉज और बेटर पॉलिसीज़ बनाने के काम आता है कि हमारे देश के अंदर कानून अच्छा हो जाए। अब कंपोनेंट्स क्या क्या आता है हमारे एनवायरनमेंट के? वैसे तो 4 मेजर पार्ट्स से बना है हमारा कंपोनेंट। तो और ये जो पार्ट्स हैं, ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये सारे एक दूसरे से मिलते हैं ताकि इंसान जो है या जानवर जो है या फिर जो भी दुनिया के अंदर जीवित चीज़ है वो सारी चीज़ें जीवित रह पाएँ। तो वो किन चीज़ों की वजह से रह पाती हैं? इन 4 चीज़ों के मिलने की वजह से कि एनवायरनमेंट के अंदर ये 4 चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। सबसे पहले आ गया एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है कि अर्थ के अराउंड जो लेयर ऑफ गैसेस है उसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ये गैसेस हमें क्या करती हैं? ये हमें प्रोटेक्ट करती हैं और हमारी लाइफ पॉसिबल बनाती हैं। अब कौन कौन सी हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस? सबसे पहले आती है नाइट्रोजन जो कि है 78%, ऑक्सीजन आती है जो कि है 21%, और उसके अलावा दूसरी गैसेस भी आती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन वगैरह जो कि एनवायरनमेंट के अंदर हमारे 1% हैं। अब लेयर क्या क्या होती हैं एटमॉस्फेयर की? सबसे ऊपर आती है ट्रोपोस्फियर, ये मतलब क्लोजेस्ट टू द अर्थ होती है। सबसे पास कौन सी होती है? ट्रोपोस्फियर। जो हमारा वेदर है, जो भी मौसम चल रहा होता है वो इसके हिसाब से होता है। फिर आती है स्ट्रेटोस्फियर, ये हमारी वो आती है जहाँ पर हमारी ओजोन लेयर है ना, ये
क्लोजेस्ट से ऊपर वाली आती है, यानी ट्रोपो से स्ट्रेटोस्फीयर आती है। ठीक है, ये हमारी जो ओजोन लेयर के पास वाली वो होती है, वो है ये हमारी लेयर जो है। ठीक है, जो हमारी ओजोन लेयर जिसको हम कहते हैं। ठीक है, जो हमें यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद आती है मीसोस्फीयर। ठीक है, मीसोस्फीयर क्या होता है, इस यहाँ पर क्या होता है, मीटियोर्स जो होते हैं ना, वो इस लेयर के ऊपर बर्न अप हो जाते हैं। ठीक है, जितने भी मीटियोर्स वगैरह होते हैं वो अर्थ की तरफ इससे नहीं आते और हम प्रोटेक्टेड रहते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आती है थर्मोस्फीयर। ये सैटेलाइट ऑर्बिट होते हैं इस लेयर के अंदर। ठीक है, जहाँ जहाँ पर हमें सैटेलाइट ऑर्बिट दिखते हैं ना, और नॉर्दर्न लाइट वगैरह, वो सारी हमारी कहाँ पर होती हैं, थर्मोस्फीयर के अंदर होती हैं। फिर उसके बाद होती है एक्सोस्फीयर, ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है। तो सबसे पहले ट्रोपो, फिर स्ट्रेटो, फिर मीजो, फिर थर्मो, फिर एक्सोस्फीयर। ठीक है, ये स्पेसिस से मर्ज होती है, हमारी सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं सबसे पहले, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ताकि हम सांस ले सकें, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करती है प्लांट्स को, और हमारी अर्थ को हार्मफुल रेडिएशन जैसे यूवी रेज वगैरह से बचाती है, और मीटियोर्स ना गिरें, बर्न अप हो जाए ऑलरेडी वहाँ पर ही। ठीक है, इससे ये चीज़ हमें प्रोटेक्ट करती है और हमारे आसपास का टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद करती है, जो कि हमारी लाइफ के लिए सूटेबल है। अगर हमारे आसपास का टेम्परेचर भी ठीक नहीं रहेगा, तब भी इंसान या जानवर कोई भी जीवित नहीं रह पाएगा। फिर उसके बाद आता है हमारा एटमॉस्फेयर के बाद हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर के अंदर पूरा जितना भी पानी दुनिया के अंदर मौजूद है ना, वो सारा किसका पार्ट होगा, हमारा हाइड्रोस्फीयर का पार्ट होगा। जैसे ओशंस हो गए, रिवर्स हो गए, लेक्स हो गई, ग्लेशियर्स हो गए, अंडरग्राउंड वाटर हो गया, और भले से वाटर वेपर ही क्यों ना हो हवा में, वो भी किसका पार्ट होगा, हमारा हाइड्रोस्फीयर का पार्ट होगा। अब अलग अलग फॉर्म ऑफ वाटर आती है हमारी, लिक्विड फॉर्म में होता है सबसे पहले तो, जैसे ओशन में, रिवर्स में, लेक्स में, ये क्या होगा, हमारा लिक्विड फॉर्म का वाटर होगा। सॉलिड कहाँ कहाँ हो सकता है, जो बर्फ़ जमी हुई होती है, आइस हो गई, ग्लेशियर्स हो गया। ठीक है, ये सारे हमारे सॉलिड फॉर्म की वाटर। और गैस कहाँ कहाँ हो सकती है, जो हमारे वाटर वेपर होते हैं एयर के अंदर। ठीक है, वो हमारे गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर हो गई। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये हर लिविंग बीइंग के लिए एसेंशियल है, और अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करने के काम आते हैं। ये जैसे वाटर साइकिल जो है इसी से चलती है, अगर पानी ही ना हो तो वाटर साइकिल ही ना हो। ठीक है, और बहुत सारे एक्वाटिक लाइफ को ये सपोर्ट करती है, जैसे फ़िश वगैरह हो गई, और जितने भी एक्वाटिक एनिमल हो गए वो बिना पानी के ज़िंदा ही नहीं रह सकते। और जो पानी है, जो हाइड्रोस्फीयर है, वो हमारे एग्रीकल्चर के भी काम आता है और इंडस्ट्री के भी काम आता है, यानी पानी तो ज़रूरी है ना। तो इम्पोर्टेंस के अंदर आप जो भी पानी की इम्पोर्टेंस है, आप हाइड्रोस्फीयर के अंदर लिख कर आ सकते हो, मतलब इससे ही रिलेटेड। अब ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख कर आ रहा हो। अब वाटर साइकिल के अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं आपकी, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन और कलेक्शन। ठीक है, ये वाटर साइकिल तो आपको पता है ना कि किस तरीके से चलती है, बहुत बेसिक है कि पहले पानी होता है, वो इवेपोरेट होकर बादलों में जाएगा, फिर बादलों से दोबारा आएगा। तो इस तरीके से ये क्या होता है, सबसे पहले इवेपोरेट होता है पानी, फिर कंडेंसेशन होता है पानी का, फिर प्रेसिपिटेशन होती है रेन की, यानी बारिश होती है, फिर दोबारा से पानी का कलेक्शन होता है। तो इस तरीके से हमारा चलती है वाटर साइकिल। फिर उसके बाद आता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर हमारी अर्थ का जितना भी सॉलिड आउटर पार्ट है ना, वो सारा किसके अंदर इंक्लूड होगा, हमारा लिथोस्फीयर के अंदर। जितने भी लैंड है, ज़मीन है, सॉइल है, पत्थर हैं, रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सारी चीज़ें होंगी हमारी लिथोस्फीयर का पार्ट। मेन पार्ट क्या कहेंगे हमारे लिथोस्फीयर के, जितने भी माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, प्लेन्स हो गए, वैलीज़ हो गई, ये सारे हमारे लिथोस्फीयर का पार्ट होंगे। और या फिर वो मिट्टी जहाँ पर हमारे प्लांट ग्रोथ हो रहे हैं, जैसे जंगलों की मिट्टी या फिर खेती बाड़ी की मिट्टी, ये सारी भी हमारी लिथोस्फीयर का पार्ट होगी। और जितने भी रॉक्स हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, मिनरल हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन करने के काम आते हैं, ठीक है, या फिर किसी भी और काम में आते हैं, वो सारे हमारे लिथोस्फीयर का पार्ट होंगे। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये इंसानों के लिए, जानवरों के लिए और प्लांट के लिए जगह प्रोवाइड करता है। ज़मीन ही तो हमें जगह प्रोवाइड करती है रहने के लिए, और जो मिट्टी है वो खेती बाड़ी करने के काम आती है, क्रॉप्स उगाने के काम आती है। और इसके अंदर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कोल, आयरन, ऑयल एंड गैसेज, ये सारे हमें ज़मीन से ही पाए जाते हैं। अब उसके बाद आता है हमारा बायोस्फीयर आता है। बायोस्फीयर का मतलब, द बायोस्फीयर इज़ द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। बायोस्फीयर वो पार्ट है अर्थ का जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जहाँ पर लोग ज़िंदा रहते हैं, जहाँ पर जानवर ज़िंदा रहते हैं, जहाँ पर कोई सी भी चीज़ ज़िंदा रहे, वो अर्थ की, वो होगा हमारा बायोस्फीयर। इसके अंदर सारे ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होंगे हमारे, भले से इंसान हो, जानवर हो, प्लांट्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो,
ठीक है, और वो किस तरीके से अपने आसपास एयर, वाटर और लैंड को यूज़ कर रहे हैं, उसमें सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये मतलब जब ऊपर की तीनों चीज़ों को मिला देना, हम जो जो हमने ऊपर पढ़ी हैं वो सब मिलकर हमारा क्या बनाती हैं, बायोस्फीयर। अब इकोसिस्टम क्या क्या आते हैं बायोस्फीयर के अंदर, जैसे फॉरेस्ट हो गया, बायोस्फीयर का पार्ट है, ओशन भी, डेजर्ट भी, वेटलैंड भी, ये सारे हमारे किसका पार्ट है, बायोस्फीयर्स का पार्ट है। ग्रासलैंड हो गया। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमारे नेचर के अंदर जो है बैलेंस बनाने के काम आता है। जैसे फूड चेन और फूड वेब होते हैं ना, कि एक जानवर को दूसरे ने खाया, फिर उसको तीसरे ने खाया, ग्रास थी उसको रैबिट ने खाया, रैबिट को ईगल ने खा लिया, फिर इस तरीके से आगे जाकर किसी को किसी ने खा लिया। तो ये फूड चेन बनाने के हमारे काम आता है बायोस्फीयर, और ये हमें फूड प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, मेडिसिन प्रोवाइड करता है और रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। तो हमें ये रॉ मटेरियल, मेडिसिन, ऑक्सीजन, फूड कहाँ से मिलेगा, ग्रासलैंड से, वेटलैंड से, डेजर्ट से, ओशन से, फॉरेस्ट से, यही सबसे तो मिलती हैं ये सारी चीज़ें हमें। और ये अर्थ को जो है लिवेबल बनाता है, यानी कि ऐसी जगह बनाता है अर्थ को जहाँ पर लोग ज़िंदा रह सकें, जहाँ पर एनिमल, प्लांट, ह्यूमन बींग सब जो है ज़िंदा रह सकें। ठीक है। अब स्कोप और इम्पोर्टेंस क्या है हमारे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की, मतलब स्कोप का मतलब क्या होगा कि क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं हमारी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो है हमारा बहुत ज़्यादा ब्रॉड सब्जेक्ट है, इसके अंदर सारी ही चीज़ें इंक्लूड होती हैं अगर एक तरीके से देखा जाए, जो कि नेचर से रिलेटेड है, जो कि लिविंग बींग से रिलेटेड है, और जो कि किस तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो अर्थ को इम्पैक्ट कर रही हैं, वो किस तरीके से मतलब रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें जो है हमारी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का ही पार्ट होंगी। ये हमें ये समझने में मदद करती है कि किस तरीके से हम मैनेज करें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, सबसे बेटर वे में किस तरीके से मैनेज करें। तो मेजर एरियाज़ क्या क्या कवर्ड होते हैं, सबसे पहले तो इसके अंदर हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए क्या क्या है, जंगल हो गए, पानी हो गया, मिनरल्स हो गए, एनर्जी के रिसोर्सेज हो गए, तो ये सारी चीज़ हो गए हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स। ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। इसके अंदर इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं हम, कि प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में और एनवायरनमेंट के बारे में। पोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं कि कितने टाइप के पोल्यूशन होते हैं, एयर, वाटर, लैंड, नॉइज़, और इनके कॉजेज़ क्या हैं और इनको कंट्रोल किस तरीके से हम कर सकते हैं। सोशल इश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं, जैसे पेड़ों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन, और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और इन सब चीज़ों का सोसाइटी पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को हम पढ़ते हैं इसके अंदर। लॉ और पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जितने भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड लॉ हैं और गवर्नमेंट क्या कर रही है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, सारी चीज़ें भी इसके अंदर कवर की जाती हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन और एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रही है और एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है। ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ क्यों पढ़ते हैं, सबसे पहले तो अवेयरनेस हो आपको, ठीक है, जैसे आपको अवेयर हो जाओ आप, जैसे पोल्यूशन के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, और रिसोर्सेज की शॉर्टेज के बारे में, और प्रोटेक्शन के बारे में। ये हमें ये बताता है कि हमें किस तरीके से अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट रखना है, किस तरीके से हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट रखना है, और ये हमें रिस्पॉन्सिबल बनाता है, ये इंडिविजुअल्स को और या फिर सोसाइटीज़ को ये चीज़ समझने में मदद करता है कि उसका रोल क्या है एनवायरनमेंट के अंदर, कि वो अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट रखे। और फ्यूचर प्लानिंग के काम आता है, ठीक है, ये प्लानिंग करने के काम आता है ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ग्रीनर बने, ठीक है, हरियाली भरा फ्यूचर बने हमारा। इस चीज़ के लिए इन्वायरमेंटल स्टडीज़ काम आती है सस्टेनेबल लिविंग के लिए, कि इस तरीके से इन रिसोर्सेज का यूज़ किया जाए कि वो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल हो, उनकी नीड्स के लिए अवेलेबल हो, ठीक है, हम उनका धनाधन इस्तेमाल ना करें, ठीक है, सस्टेनेबल लिविंग। अब कॉन्सेप्ट आता है हमारा सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है जब आप नेचुरल रिसोर्सेज का इस तरीके से इस्तेमाल करते हो कि जो आपकी करंट नीड है, जो आपकी अभी की नीड है वो तो पूरी हो रही हैं, बट उससे फ्यूचर की जनरेशन का कुछ नुकसान नहीं हो रहा, ठीक है, उस टाइप का डेवलपमेंट क्या कहलाया जाएगा, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाया जाएगा। और सस्टेनेबिलिटी यही होती है कि जब आपकी नीड्स पूरी हो रही हैं और फ्यूचर की जनरेशन की नीड्स का कुछ मतलब घाटा नहीं हो रहा, उनको हार्म नहीं हो रहा, तो उसी चीज़ को हम बोलेंगे सस्टेनेबिलिटी। बेसिकली अगर इसे बोले तो ये बैलेंस है, किस चीज़ का बैलेंस, कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज़ ना करें, उतना ही यूज़ करें जितनी हमें ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ग्राउंड वाटर का रेट यूज़
यूजिंग ग्राउंड वाटर एट अ रेट वेयर इट गेट रिफिल्ड नेचुरली इज सस्टेनेबल। ठीक है, मतलब हम ग्राउंड वाटर इतना इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो थोड़े टाइम बाद खुद ही रिफिल हो जाएगा, तो ये क्या कर रहे हैं हम, सस्टेनेबिलिटी का ही पार्ट है। मगर हम इसको फास्टर कर रहे हैं, यानी कि ऐसा कर रहे हैं कि मतलब वो रिचार्ज तो हो नहीं पा रहा, वो बढ़ नहीं पा रहा, बट हम उसका इस्तेमाल करे जा रहे हैं, तो ये चीज़ सस्टेनेबिलिटी के अंदर इंक्लूड नहीं की जाएगी। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसे टाइप का डेवलपमेंट होता है जो किसी चीज़ पर फोकस करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ पर, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ के बढ़ने पर, जॉब्स के बढ़ने पर, सोशल प्रोग्रेस पर, एजुकेशन पर, हेल्थ पर, इक्वालिटी पर, और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर, कि क्लीन एयर मिले, वाटर मिले, फॉरेस्ट मिले। इन तीनों चीज़ों का ये ध्यान रखता है, ये तीनों चीज़ें एक साथ चलें मगर उससे किसी का नुकसान ना हो। तो ब्रंटलैंड कमीशन 1987 के अंदर जो डेफिनेशन दी गई थी, उन्होंने क्या बोला था, डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट। ठीक है, नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। ठीक है, आई होप आपको ये प्रॉपर डेफिनेशन समझ में आई होगी कि डेवलपमेंट इस तरीके से करना कि प्रेजेंट की नीड फुलफिल हो जाए और फ्यूचर की जनरेशन की नीड्स के कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ठीक है, अब प्रिंसिपल क्या क्या है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, कि नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व रखना, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना, वेस्ट और पोल्यूशन को कम से कम करना, इक्वालिटी को प्रमोट करना और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, और बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम को रिस्पेक्ट करना है। जैसे एग्जांपल क्या आ गया कि कोल की जगह सोलर पावर का यूज़ करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, और जो इतना भी मटेरियल है उनको रीयूज़ करना है, रिसाइकिल करना है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का इस्तेमाल करना है, केमिकल फार्मिंग की जगह तो क्या कर रहे हैं हम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूज़ कर रहे हैं। अब ब्रीफ हिस्ट्री जो है इन्वायरमेंटलिज्म की वो समझते हैं। इन्वायरमेंटलिज्म का मतलब होता है कि जो लोगों ने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो जो मूवमेंट की हैं, ठीक है, और सस्टेनेबल लिविंग को प्रमोट करने के लिए जो जो मूवमेंट की हैं, कि किस तरीके से उन लोगों ने अवेयरनेस फैलाई और एक्शन लिए नेचर्स को बचाने के लिए, तो ये सारी ही चीज़ें इन्वायरमेंटलिज्म का पार्ट होगी। तो टाइमलाइन देखते हैं, तो सबसे पहले एंशिएंट टाइम के अंदर देखें, पहले के टाइम में क्या होता था, बहुत पुराने टाइम में लोग हारमनी में रहते थे, एक साथ रहते थे, नेचर के साथ मिलजुल कर रहते थे। फॉरेस्ट और रिवर्स और एनिमल जो है उस टाइम में उनको सेक्रेड माना जाता था, पवित्र माना जाता था इंडिया के अंदर। फिर आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम, जो कि 18 से 19 सेंचुरी तक चला। इसके अंदर फैक्ट्रीज़ की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई, सिटीज़ की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई, कोल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा, ऑयल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा, और नेचुरल रिसोर्सेज का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा। इससे क्या होने लगा, पोल्यूशन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा, और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो होता है एक तरीके से ख़त्म होने लगे, मरने लगे। फिर अर्लियर 20th सेंचुरी आई, यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट और कुछ थिंकर ने ये आवाज़ उठाई कि डिस्ट्रक्शन के खिलाफ, कि एनवायरमेंटल को नुकसान पहुँच रहा है, इसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, और कंजर्वेशन के जो एफर्ट थे वो फिर स्टार्ट हो गए कि नेशनल पार्क बनाया गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बनाई गई है, अर्लियर 20th सेंचुरी में हुआ। फिर 1960 से लेकर 1970 के अंदर बहुत सारे मॉडर्न इन्वायरमेंटल मूवमेंट चले। 1962 के अंदर एकल कैटसन बुक साइलेंट स्प्रिंग एक्सपोज द डेंजर ऑफ पेस्टिसाइड एंड क्रिएटेड अवेयरनेस, यानी कि रेचल कैटसन ने एक बुक लिखी साइलेंट स्प्रिंग नाम से, जिसके अंदर उन्होंने पेस्टिसाइड्स के डेंजर्स के बारे में बताया कि किसके क्या क्या नुकसान है, और लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाई। 1972 के अंदर पहली ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो कि स्टॉकहोम के अंदर हुई थी। और 1980 के अंदर इसके अंदर बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज़ पर फोकस किया गया, जैसे एसिड रेन, डिफॉरेस्टेशन और ओजोन डिप्लेशन। 1987 के अंदर ब्रंटलैंड रिपोर्ट आई थी, इसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है 1970 के अंदर। 1992 के अंदर अर्थ समिट हुआ था, जो कि रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसके अंदर जो है बहुत सारी कंट्रीज आकर बैठी थी, जैसे अभी G21 हुआ था ना, उसी टाइप का सबसे पहले ये हुआ था अर्थ समिट, जो कि रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज आई थी और उन्होंने एजेंडा 21 पर एग्री कर दिया था। एजेंडा 21 एक ग्लोबल एक्शन प्लान था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरीके से करना है पूरी दुनिया के अंदर, उसका नाम दिया गया एजेंडा 21, और उसके ऊपर बहुत सारी कंट्रीज़ ने एग्री करा। और 2000 से लेकर प्रेजेंट तक अगर हम देखें तो अब आज के टाइम में हम किस किस चीज़ पर फोकस करें, कि क्लाइमेट चेंज पर, ग्लोबल वार्मिंग पर, क्लीन एनर्जी पर, और कार्बन एमिशन पर। और बहुत सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुए थे, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट जो हुए थे, ठीक है, ये 2000 से लेकर अब तक हुए थे। और बहुत सारी मूवमेंट हुई थी जो कि यूथ ने लीड करी थी, जैसे ग्रेटा थनबर्ग की, और बहुत जिससे क्या हो गई थी, ग्लोबल अटेंशन बढ़ गई थी एनवायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब शुरू होने वाला है आपका यूनिट 2, जिसका नाम है इकोसिस्टम, जो कि हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।
हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आईडी एंड फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपका एईसी का सब्जेक्ट ईवीएस, ठीक है ना, यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 1 सेमेस्टर 2 का जो कि आपके सब्जेक्ट रहने वाला है। करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। इस यूनिट का नाम है यूनिट 2 इकोसिस्टम। जिसको भी नोट्स परचेज करने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, जाकर नोट्स परचेज कर सकते हो। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो समझते हैं इकोसिस्टम। तो डेफिनेशन क्या हो गई इकोसिस्टम की। एक इकोसिस्टम वो नेचुरल यूनिट या फिर वो नेचुरल एरिया होता है जहाँ पर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं। जैसे प्लांट रहता है, एनिमल होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक दूसरे से वो इंटरेक्ट करते हैं। और साथ साथ वहाँ पर नॉन लिविंग कंपोनेंट भी होता है, लिविंग कंपोनेंट भी होता है और नॉन लिविंग कंपोनेंट भी होता है। नॉन लिविंग कंपोनेंट क्या होगा, सॉइल, वाटर, एयर, सनलाइट, ठीक है। ये सारे लोग वहाँ पर होते हैं एक ऐसी जगह, और सब एक दूसरे के साथ रहते हैं, मतलब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है बैलेंस्ड वे में होती हैं, तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। तो अगर सिंपल वर्ड के अंदर समझें तो इकोसिस्टम एक कम्युनिटी है लिविंग थिंग्स की, ठीक है, जहाँ पर वो किसके साथ रह रहा है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ रह रहा है, ठीक है। जैसे एनिमल, प्लांट, एयर, वाटर और सॉइल के साथ रहना है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में, और सब लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ठीक है, सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। तो इस ऐसी जगह को हम बोलेंगे इकोसिस्टम। अब कॉन्सेप्ट क्या है इकोसिस्टम का, तो इसके अंदर मेनली दो कंपोनेंट आते हैं हमारे इकोसिस्टम के अंदर। सबसे पहले आता है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट जो होता है हमारा लिविंग थिंग्स से रिलेटेड होता है। यहाँ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, सिर्फ इसके अंदर वही इंक्लूड होंगे जो कि इकोसिस्टम के अंदर होते हैं। अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आगे तीन चीज़ों में डिवाइडेड हैं जाके। सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर्स का दूसरा नाम होता है ऑटोट्रॉफ, यानी कि जो ग्रीन प्लांट हो गए और जो एल्गी वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें कौन होंगी, हमारी ऑटोट्रॉफ्स होंगी या फिर प्रोड्यूसर होंगी। या क्या करते हैं, इनकी खासियत क्या है, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। किस तरीके से, सनलाइट का यूज़ करके। सनलाइट का यूज़ करके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना खाना खुद बनाते हैं। तो एग्जांपल क्या क्या हो गया प्रोड्यूसर के, ग्रास ट्री, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हो गई, हमारे प्रोड्यूसर्स का पार्ट हो गई। अब जो दूसरी चीज़ आती है बायोटिक कंपोनेंट के अंदर, वो आती है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को दूसरा नाम क्या होता है, हेटेरोट्रॉफ, यानी कि ये किस पर डिपेंड होते हैं, प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड होते हैं। कंज्यूमर प्रोड्यूसर पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। या तो वह अलग या फिर दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होंगे, या तो कंज्यूमर जो है इस पर डिपेंड होंगे या फिर दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होंगे। अब ये भी आगे जाके और डिवाइडेड है। प्राइमरी कंज्यूमर जो कि सिर्फ प्लांट खाते हैं, जिनको हम हर्बीवोरस बोलते हैं, जैसे डियर, रैबिट, ठीक है, ये क्या होगा, हमारे प्राइमरी कंज्यूमर होगा। और सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होते हैं, जो हर्बीवोरस को खाते हैं। जो इनको खाते हैं वो कौन होगा, हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए, जिनको हम कार्निवोरस बोलते हैं, जैसे स्नेक्स या फिर टाइगर वगैरह हो गए। ये कौन हो गए, हमारे टाइगर नहीं, फ्रॉग, स्नेक वगैरह हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर का पार्ट होगा, जो कि हर्बीवोरस एनिमल को खाते हैं। और तीसरा आता है हमारे टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर वो होता है जो दूसरे ही कार्निवोरस को खा जाते हैं, जैसे टाइगर, ईगल वगैरह, वो फ्रॉग को खा जाएंगे, स्नेक को खा जाएंगे, ठीक है। ये होगा हमारे टर्शरी कंज्यूमर्स। और चौथे जो आते हैं इसके अंदर आते हैं वो ओमनिवोरस आते हैं, जो प्लांट भी खाते हैं साथ साथ एनिमल्स भी खाते हैं, जैसे इंसान होगा, ठीक है, बियर हो गए, ये प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हमारे डीकम्पोजर। डीकम्पोजर्स को हम क्या बोलते हैं, साथ साथ सेप्रोट्रॉफ भी बोलते हैं। ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड प्लांट या डेड एनिमल्स को क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। तो इस टाइप के क्या हो गए, इनको हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजर या फिर सेप्रोट्रॉफ। ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वापस सॉइल को दे देते हैं, यानी रिसाइकिल कर देते हैं। जब भी प्लांट या फिर एनिमल कोई डेड हो जाता है तो ज़मीन के अंदर ये क्या करते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी न्यूट्रिएंट हैं ज़मीन को प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगी, अर्थवॉर्म, ये सारी चीज़ें हमारे डिकम्पोजर का एग्जाम्पल हो गई। अब एबायोटिक कंपोनेंट कौन सा आते हैं, जिसके अंदर सारी नॉन लिविंग थिंग्स इंक्लूड होंगी। इसके अंदर सारे फिजिकल और केमिकल पार्ट इंक्लूड होंगे हमारे एनवायरनमेंट के, जैसे सनलाइट। सनलाइट की किसको ज़रूरत होती है, प्लांट्स को ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। एयर या फिर जिसको हम एटमॉस्फेयर भी बोलते हैं, इससे हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। फिर उसके बाद आ गया वाटर, जिसको हम हाइड्रोस्फीयर भी बोलते हैं। यह सारे जो भी चीज़ें ज़िंदा रहती हैं उसको पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। सॉइल, सॉइल को हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। ये प्लांट्स को मिनरल और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है सर्वाइवल को अफेक्ट करता है और रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है ऑर्गेनिजम्स के। और फिर उसके बाद आता है पीएच और न्यूट्रिएंट्स, यानी कि सॉइल और वाटर की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी सारी हमारी एबायोटिक कंपोनेंट का पार्ट होंगी। अब इंटरेक्शन किस तरीके से होता है एक इकोसिस्टम के अंदर, तो इकोसिस्टम के अंदर जो है सारे कंपोनेंट्स जो हैं एक दूसरे से
कनेक्टेड है। अब जैसे कि प्लांट है वो सनलाइट का यूज़ कर रहा है, वाटर का यूज़ कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर रहा है ताकि वो खाना बना सके, ठीक है। ये तो प्रोड्यूसर का बता दिया। अब कंज्यूमर किस तरीके से रिलेटेड है, एनिमल जो है वो प्लांट्स खा रहे हैं या फिर दूसरे एनिमल्स को खा रहे हैं, तो इस तरीके से वो भी इकोसिस्टम के अंदर इंटरेक्ट कर रहा है। और जब कोई प्लांट या फिर एनिमल मर रहा है तो डिकम्पोजर उन्हें क्या कर रहा है, उनका ब्रेक डाउन कर रहा है और उनके न्यूट्रिएंट्स मिट्टी को प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से ये कनेक्टेड हो गए। और जो न्यूट्रिएंट मिल रहा है डिकम्पोजिशन से वो सॉइल के अंदर जा रहा है, ठीक है, और जो कि सॉइल किनको दे रही है, प्लांट्स को प्रोवाइड कर रही है। तो इस तरीके से जो है इंटरेक्शन हो रहा है हमारे इकोसिस्टम के अंदर, एक चीज़ का दूसरी चीज़ से, एक लिविंग थिंग्स का दूसरी नॉन लिविंग थिंग्स से। तो ये जो नेचुरल साइकिल है ये इकोसिस्टम को हमारे बैलेंस रखती है और सेल्फ सस्टेनिंग रखती है। अब अलग अलग टाइप के हमारे इकोसिस्टम हो गए। इकोसिस्टम जो है नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल्स भी हो सकते हैं। अब नेचुरल इकोसिस्टम वो होते हैं जो नेचर ने खुद बनाए, इंसान की उसके अंदर कोई हेल्प नहीं लगी। जैसे टेरेस्टेरियल, टेरेस्टेरियल के अंदर होगा हमारा जितनी भी लैंड बेस्ड है, ज़मीन से बेस्ड जितनी भी जगह है, जैसे फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गई, ग्रासलैंड हो गया, माउंटेन हो गए, ये होगा हमारे टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम। और एक्वाटिक कौन होगा, जो कि पानी पर बेस्ड हैं, जैसे वाटर बेस्ड, जैसे फ्रेश वाटर, रिवर, पॉन्ड, लेक्स, मरीन वाटर जैसे ओशन, सीज, कोरल रीफ, ये सारी चीज़ों का हमारी एक्वाटिक। और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वो होगा जो इंसानों ने बनाया है, ठीक है, और इंसान ही उसे मैनेज करते हैं, जैसे एक्वेरियम, गार्डन, फार्मलैंड, ये किसने बनाए, इंसानों ने ही बनाए हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं हमारे एक इकोसिस्टम की, सबसे पहले तो ये होगा सेल्फ सस्टेनिंग होता है। ये एक नेचुरल साइकिल होती है इसके अंदर जो कि अपने आप को खुद ही मेंटेन रखती है, तो इस वजह से इसको क्या बोला गया है, सेल्फ सस्टेनिंग। इसके अंदर एनर्जी का फ्लो हो रहा है, जैसे कि सन से प्लांट में गई एनर्जी, प्लांट से एनिमल्स में गई, ठीक है, फिर एनिमल से दोबारा मिट्टी में गई, फिर प्लांट में आई। तो इस तरीके से एनर्जी का फ्लो हो रहा है इसके अंदर की एनर्जी बहती हुई जा रही है। और इसके अंदर न्यूट्रिएंट की साइकिल चल रही है कि प्लांट ने खाया, प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट्स आए, मतलब प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट्स आए, उसको एक जानवर ने खाया, फिर उसको दूसरे जानवर ने खाया, फिर वो मर गया, फिर वापस मिट्टी में चले गए, फिर वापस मिट्टी से कहाँ चले गए, अब न्यूट्रिएंट्स वो प्लांट के अंदर चले गए। तो इस तरीके से न्यूट्रिएंट साइकिल चल रही है। और इंटरडिपेंडेंस है, यानी कि सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं या फिर जितने भी कॉम्पोनेंट हैं वो एक दूसरे पर ही डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर एक भी चीज़ मिस हो गई हमारे उस साइकिल के अंदर से तो हमारा पूरा इकोसिस्टम ख़राब हो सकता है। और ये डायनामिक है, यानी कि ये हमेशा चेंज होता रहता है कि नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से हमेशा ये चेंज होता रहता है। इंपॉर्टेंस क्या है इकोसिस्टम की, बैलेंस बनाने के काम आता है, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है हमारे लिए, जैसे फूड, वाटर और मेडिसिन, क्लाइमेट को कंट्रोल करने के काम आता है, और कल्चरल और रिक्रिएशनल वैल्यू हमें ऑफ़र करता है, और अर्थ के ऊपर लाइफ को सपोर्ट करता है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या क्या है हमारे इकोसिस्टम के, तो स्ट्रक्चर का मतलब हो गया इकोसिस्टम का कि किस तरीके से अलग अलग कंपोनेंट जो हैं वो ऑर्गेनाइज हैं हमारे उसके अंदर, इकोसिस्टम के अंदर, और वो किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। इसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी हमारी, बायोटिक यानी लिविंग भी और ए बायोटिक भी यानी नॉन लिविंग भी। अब ए बायोटिक कंपोनेंट हमारे कौन से हो गए, दीज आर द फिजिकल एंड केमिकल पार्ट, ये वही चीज़ आ गई जो मैंने ऊपर अभी बताई है आपको, ठीक है, ये दोबारा आगे आ गई, मैंने आपको समझा कर आ चुका हूँ। और बायोटिक कंपोनेंट हो गए जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। आई होप आपको ये समझ में आ गई होंगी, मुझे दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब फंक्शंस क्या क्या हैं इकोसिस्टम के, तो फंक्शन हो गया हमारे इकोसिस्टम के वो चीज़ें, वो प्रोसेसेस जो हमें अलाउ करते हैं कि जो हम वर्क हैं वो स्मूथली कर सकें और बैलेंस रह सकें, ठीक है। अब ये अलग अलग में डिवाइडेड है। सबसे पहला तो आ गया फिजिकल फंक्शन। फिजिकल फंक्शन क्या होता है, इसके अंदर एनर्जी फ्लो होता है कि सन से जैसे एनर्जी हमें मिली, ठीक है, किसको मिली, प्लांट को मिली, जो कि क्या है, एक प्रोड्यूसर है, और उसने अपना खाना बना लिया। अब जो ये एनर्जी है वो फूड चेन के थ्रू आगे चलती जाएगी, ठीक है ना। ये वन वे का प्रोसेस होगा, जैसे कि सन से आ गई प्लांट में, अब प्लांट को एनिमल ने खा लिया, तो इस तरीके से जो है सन से प्लांट में गई एनर्जी और प्लांट से एनिमल में गई एनर्जी। फिर जो है एनर्जी जो है हीट से क्या होती रहती है, लॉस्ट होती रहती है, यानी हर लेवल पर थोड़ी थोड़ी एनर्जी कम होती रहती है, क्योंकि हीट की वजह से, प्रेजेंस ऑफ हीट की वजह से। और वो जो एनर्जी लॉस्ट हो गई उसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल क्या हुआ कि सनलाइट आई, सनलाइट ग्रास पर आई, ग्रास उगी, ग्रास को डियर ने खाया, डियर को टाइगर ने खाया, तो इस तरीके से हमारी एनर्जी फ्लो हो रही है। और हर स्टेप पर जो है एनर्जी कम होती जा रही है, जैसे यहाँ 50 थी, यहाँ 40 हो गई, यहाँ 30 हो गई, यहाँ 20 हो गई, तो इस तरीके से एनर्जी कम होती जा रही है। और दूसरा आ गया हमारा बायोलॉजिकल फंक्शन। बायोलॉजिकल फंक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, जैसे फूड चेन। एक फूड चेन वो होती है कि किस तरीके से एनर्जी जो है, किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते हैं। ये पूरी की स्ट्रेट लाइन है, ये हमें बता दिए कि किसने किसको खाया, क्या खाया, ठीक है। जैसे ग्रास थी, ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया,
ग्रास ऑपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को हॉक ने खाया। ये हो गई हमारी फूड चेन हो गई। फिर उसके बाद आता है फूड वेब। फूड वेब एक पूरा नेटवर्क होता है इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स का, यानी उसके अंदर बहुत सारी फूड चेन्स इंक्लूड होती हैं। कि मतलब जब एक एनिमल जो है एक से ज़्यादा टाइप के फूड खाता है तो वो किसका पार्ट होगा, हमारा फूड वेब का पार्ट होगा। जैसे एक बर्ड है, वो इंसेक्ट भी खाता है, सीड्स भी खाता है, ठीक है। और इंसेक्ट जो है वो अलग अलग टाइप के भी प्लांट्स खा सकता है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक ही टाइप का प्लांट खाए, या तो ग्रास खाए या फिर कुछ और ही खाए, ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो गई, हमारी फूड वेब हो गया। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, ये पूरा एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, कि किस तरीके से हमारा जो इकोसिस्टम है वो चेंज होता है और डेवलप होता है ओवर टाइम। ये क्या होगा, इकोलॉजिकल सक्सेशन होगा। इसके अंदर जो नई स्पीशीज़ हैं वो रिप्लेस हो जाती हैं ओल्ड स्पीशीज़ द्वारा, ठीक है ना, ताकि जो हमारा इकोसिस्टम है वो स्टेबल रहे, यानी कि जो पुरानी चीज़ें हैं वो हट जाती हैं और नई स्पीशीज़ आ जाती हैं ताकि हमारा इकोसिस्टम स्टेबल रहे। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इकोलॉजिकल सक्सेशन। और इसके अंदर जो फाइनल स्टेबल स्टेज जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ठीक है। अब अलग अलग टाइप के हमारे सक्सेशन होते हैं। सबसे पहले हो गया प्राइमरी सक्सेशन, दूसरा हो गया सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन जो होता है वो लाइफलेस एरिया के लिए होता है, ठीक है, जैसे कि वोल्केनिक रॉक्स वगैरह, इनके लिए जो सक्सेशन होगा वो क्या कहलाया जाएगा, प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है। और सेकेंडरी सक्सेशन वहाँ शुरू होता है जहाँ पर लाइफ होती है, यानी कि लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है, जैसे कि फ्लड्स या फिर फायर्स के बाद जो हो शुरू होगा दोबारा से सक्सेशन, उसको क्या बोलेंगे, जैसे कि आग लग गई जंगल के अंदर तो पूरा तबाह हो गया, फिर दोबारा से उगने लगी चीज़ें, तो वो हो गया उस टाइप का सक्सेशन हो गया हमारा सेकेंडरी सक्सेशन। फिर उसके बाद जो आदमी वो आते हैं हमारी बायोजियो केमिकल साइकिल, जिसको हम न्यूट्रिएंट साइकिलिंग भी बोलते हैं। ये वो नेचुरल साइकिल होती हैं जहाँ पर एसेंशियल एलिमेंट जितने भी होते हैं हमारे, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, वाटर, ठीक है, ये लिविंग से लेकर नॉन लिविंग पार्ट के अंदर जो है मूव होते रहते हैं, कि लिविंग से नॉन लिविंग में गए, नॉन लिविंग से लिविंग में आए। तो इस तरीके से जो मूव हुए हैं हमारे ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो उस टाइप के साइकिल को हम क्या बोलते हैं, बायोजियो केमिकल साइकिल बोलते हैं, या फिर न्यूट्रिएंट साइकिलिंग भी बोल सकते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारी साइकिल्स इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले तो वाटर साइकिल, कि किस तरीके से पानी जो है इवेपोरेट होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, उसका प्रेसिपिटेशन होता है एंड कलेक्शन होता है, ये मैं ऊपर भी बता कर आ चुका हूँ। फिर कार्बन साइकिल आती है कि किस तरीके से कार्बन जो है रेस्पिरेशन होता है, सबसे पहले कार्बन का, फिर फोटोसिंथेसिस होता है और फिर उसके बाद डिकम्पोजिशन होता है। और नाइट्रोजन साइकिल आती है कि किस तरीके से नाइट्रोजन मूव होती है, सबसे पहले फिक्सेशन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा, फिर डिकम्पोजिशन होगा। और ऑक्सीजन साइकिल कि किस तरीके से चलता है, ऑक्सीजन सर्कुलेट किस तरीके से होता है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर और ऑर्गेनिजम्स के बीच में, कि प्लांट्स में बन रहा है, फिर ह्यूमन यूज़ कर रहा है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है, फिर प्लांट्स में बन रहा है। तो इस तरीके से इस टाइप की साइकिल्स क्या कहलाई जाती हैं, हमारी सारी बायोजियो केमिकल साइकिल्स कहलाई जाती हैं। और ये जो साइकिल्स हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करने के इस्तेमाल आती हैं, ताकि जो इकोसिस्टम है वो प्रॉपर्ली फंक्शन करे, उसके लिए हमारी ये बायोजियो केमिकल साइकिल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब कॉन्सेप्ट क्या है इकोसिस्टम फंक्शनिंग का, तो सबसे पहले जो आती है इसके अंदर प्रोडक्टिविटी आती है। प्रोडक्टिविटी वो रेट होता है कि किस रेट से एनर्जी जो है प्रोड्यूस की जा रही है या फिर स्टोर की जा रही है एक इस इकोसिस्टम के अंदर, तो उस रेट को हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्टिविटी बोलेंगे, ठीक है। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक होता है हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या बताता है हमें, टोटल एनर्जी मेड बाय प्रोड्यूसर, यानी प्रोड्यूसर्स ने कितनी एनर्जी बनाई, ठीक है, वो हमारा क्या बताएगा, जीपीपी बताएगा। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बताएगा कि जब रेस्पिरेशन हो चुका तो उसके बाद लास्ट के अंदर कितनी एनर्जी बची, ठीक है, हर्बीवोरस के पास अब कितनी एनर्जी जाएगी, वो हमारा क्या बताता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बताता है। तो ये तो होगा टोटल कितनी बनी और ये कितनी बची। तो एनपीपी हम कैसे निकाल सकते हैं, जो पूरी जीपीपी है उसके अंदर से रेस्पिरेशन में कितनी एनर्जी इस्तेमाल हो गई, अगर हम वो माइनस कर दें तो हमारा एनपीपी निकल जाएगा। जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो गई उसका मतलब क्या होगा, उतना ही ज़्यादा खाना है और उतना ज़्यादा एनर्जी अवेलेबल है हमारे इकोसिस्टम के अंदर। तो जितने ज़्यादा हमारी एनपीपी या फिर जीपीपी की वैल्यूज़ आ रही हैं, तो ये यही चीज़ बताती है कि ज़्यादा से ज़्यादा खाना और एनर्जी अवेलेबल है हमारे इकोसिस्टम के अंदर। अब इकोलॉजिकल पिरामिड आते हैं, ये हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम होता है, कि मतलब कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका बायोमास क्या है और उनके अंदर एनर्जी फ्लो क्या है। अब ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं और समझते हैं। सबसे पहले पिरामिड ऑफ नंबर देखते हैं। ये क्या बताता है कि ऑर्गेनिज़म जो हैं वो हर लेवल के ऊपर कितने हैं, ठीक है, ग्रास है,
फिर उसको कितने इंसेक्ट्स ने खाया, फिर कितने फ्रॉग्स ने उसको खाया, फिर कितने स्नेक्स ने उसे खाया। ये मतलब हमें बताता है पिरामिड ऑफ नंबर की कि मतलब कितने ऑर्गेनिज्म है हर लेवल के ऊपर। पिरामिड ऑफ बायोमास आता है कि मास कितना है हर लेवल के ऊपर। ट्रीज़ हैं, फिर हर्बीवोरस हैं, फिर कार्निवोरस हैं, ठीक है, फॉरेस्ट के अंदर। तो ये हो गया हमारा पिरामिड ऑफ बायोमास। फिर आता है पिरामिड ऑफ एनर्जी कि हर ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी कितनी है। ये हमेशा अपराइट होती है, ठीक है, अपराइट होती है और एनर्जी जो है कम होती जाती है। जैसे एक को दूसरे ने खाया तो उसको कम एनर्जी मिली, फिर उसको तीसरी चीज़ ने खाया तो उसको कम एनर्जी मिली, तो एनर्जी जो है कम होती जाती है। इसको हम बोलते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी पिरामिड जो होते हैं हमेशा अपराइट होते हैं, क्योंकि एनर्जी जो है वो हर लेवल पर डिक्रीज़ हो जाती है और अगले इंसान को जो है ना अगली चीज़ को जो उसको कंज्यूम कर रहा है उसको सिर्फ 10% ऑफ द एनर्जी ही मिलता है, ठीक है। फिर आता है आपका कॉन्सेप्ट होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस का मतलब होता है सेल्फ रेगुलेशन, यानी इकोसिस्टम के अंदर ये चीज़ होती है, ये खासियत होती है कि वो अपने आप को खुद एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। जितने भी स्मॉल चेंजेस आते हैं वो उस चीज़ को खुद एडजस्ट कर लेते हैं और बैलेंस्ड रहते हैं। और अगर किसी चीज़ ने इनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया जैसे पोल्यूशन वगैरह में, तो इकोसिस्टम जो है खुद ही उसी चीज़ को ट्राई करता है कि वो रिस्टोर कर सके अपने आप की नॉर्मल कंडीशन को। तो जब वो ये चीज़ सेल्फली करे, यानी खुद वो ये चीज़ करे, उसको क्या बोलेंगे हम? होम्योस्टैसिस बोलेंगे। एग्जांपल क्या हो गया कि अगर क्या हो गया, बहुत सारे हर्बीवोरस ने प्लांट्स को खा लिया, ठीक है, अभी एक टाइप की प्रॉब्लम हो गई कि मतलब एक तरीके से प्लांट्स कम हो गए, तो उनकी खुद की पॉपुलेशन क्या होने लगेगी? डिक्रीज़ होने लगेगी, क्योंकि उनको अब खाना नहीं मिलेगा। तो जिससे क्या होगा, प्लांट जो है दोबारा ग्रो होने लगेंगे। तो एक तरीके से प्रॉब्लम तो क्रिएट हुई, बट इकोसिस्टम ने उसका खुद ही सॉल्यूशन निकाल लिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? होम्योस्टैसिस बोलेंगे, ठीक है। अब अलग अलग टाइप के हमारे इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम ने हम लोकेशन और एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से बांटते हैं। इसके अंदर मेन तो दो ही टाइप के आते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो कि लैंड बेस्ड होता है और एक्वाटिक इकोसिस्टम जो कि वाटर बेस्ड होता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर सबसे पहले आता है टुंड्रा इकोसिस्टम, ठीक है। ये जो होता है हमारा कोल्ड रीजन के अंदर पाया जाता है, जैसे आर्कटिक या फिर हाई माउंटेन्स के ऊपर। यहाँ पर जो मिट्टी है वो परमानेंटली फ्रोज़न होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? परमाफ्रॉस्ट भी बोलते हैं। यहाँ पर ट्रीज़ बहुत कम होते हैं, मॉजेस बहुत ज़्यादातर कौन से ट्रीज़ होते हैं? मॉजेस, लाइकेंस और स्मॉल श्रब्स यहाँ पर ज़्यादातर पाई जाती हैं। तो एग्जांपल क्या हो गया? लद्दाख हो गया जो जम्मू कश्मीर का पार्ट है, तो उस टाइप की इकोसिस्टम को हम क्या बोलते हैं? टुंड्रा इकोसिस्टम। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है? तो जैसे जो रेयर एनिमल होते हैं जैसे स्नो लेपर्ड और तिब्बतियन एंटीलोप, तो इन जानवरों के रहने के लिए ये जगहें काम आती हैं और क्लाइमेट रेगुलेशन करने के काम आती हैं। जैसे कि जो फ्रोज़न सॉइल है उनके अंदर अच्छा खासा कार्बन स्टोर होता है, तो इस वजह से ये जगहें काम आती हैं। तो इसका थ्रेट्स क्या क्या हैं कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, तो उससे जो परमाफ्रॉस्ट हैं वो क्या होते जा रहे हैं? पिघलते जा रहे हैं। और जो टूरिज़्म हो रही हैं, फिर मिलिट्री एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हमारा क्रिएट हो रहा है ऐसी जगहों पर। और फिर आता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। यहाँ पर बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं और बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर पाई जाती हैं। अभी अलग अलग फॉर्म के अंदर आपका पाया जा सकता है, जैसे ट्रॉपिकल, टेम्परेचर और एल्पाइन, यहाँ पर इस टाइप क्या पाए जाते हैं। और एग्जांपल क्या क्या हो गया? जैसे सुंदरवन हो गया, मैंग्रोव फॉरेस्ट जिसको बोला जाता है जो कि वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। वेस्टर्न घाट्स हो गया जिसको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर इंक्लूड होगा। केरला, कर्नाटक में पाए जाते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, जिसको हम डेसिडुअस फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं, जो कि उत्तराखंड के अंदर है। इंपॉर्टेंस क्या क्या है इसका? ये वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है, ऑक्सीजन, फूड, मेडिसिन और टिम्बर हमको प्रोवाइड करता है, और क्लाइमेट को कंट्रोल करता है और रेनफॉल को भी कंट्रोल करता है। इसके थ्रेट्स क्या क्या हैं? डिफोरेस्टेशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, फार्मिंग के लिए और अर्बन यूज़ के लिए पेड़ों की कटाई बहुत ज़्यादा हो रही है, फॉरेस्ट के अंदर आग लग जाती है, ठीक है, और इलीगल लॉगिंग हो रही है कि इलीगली तरीके से पेड़ों को काटा जा रहा है, तो ये सब नुकसान हो जा रहा है। और ग्रासलैंड इकोसिस्टम आता है उसके बाद। इसके अंदर क्या क्या? ये इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा घास होती है और छोटी छोटी श्रब्स होती हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं। ट्रीज़ बहुत कम होते हैं यहाँ पर। ज़्यादातर हर्बीवोरस आपको पाए जाएंगे, जैसे डियर या फिर एंटीलोप वगैरह यहाँ पर पाए जाएंगे। अब एग्जांपल क्या क्या होगा? शोला ग्रासलैंड जो कि वेस्टर्न घाट में है, बन्नी ग्रासलैंड जो कि गुजरात के अंदर है, तेराई ग्रासलैंड जो कि उत्तराखंड या फिर यूपी की फुट हिल्स के अंदर पाया जाता है। इसकी इंपॉर्टेंट क्या क्या है? ये एनिमल्स और बर्ड की ग्रेजिंग के लिए काम आती हैं ये जगह। एग्रीकल्चर और कैटल रियरिंग के इस्तेमाल के अंदर आती हैं ये जगह। और थ्रेट्स क्या क्या है कि अगर ओवर ग्रेजिंग हो जाती हैं
ठीक है, या तो इसको ये फार्म वगैरह में बदल देते हैं ऐसी जगहों पर, और ओवर ग्रेजिंग भी इसके लिए थ्रेट है। और जो अर्बन डेवलपमेंट है, ठीक है, यहाँ पर शहर बताया जा रहे हैं ग्रासलैंड के ऊपर, ठीक है, ये सारे ग्रासलैंड हटा कर डेजर्ट इकोसिस्टम क्या होगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम रेनफॉल होती है, यहाँ पर दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और रात के अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। और यहाँ पर वेजिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्पार्स है, यानी कि या तो यहाँ पर कैक्टस पाया जाएगा या फिर थोर्नी बशिस पाए जाएंगे। एग्जाम्पल क्या होगा, थार डेजर्ट हो गया जो कि राजस्थान में, कोल्ड डेजर्ट कौन सा होगा जैसे स्पीति और लेह के अंदर है जो कि हिमालयाज़ में, ये होगा इसके एग्जाम्पल। इंपॉर्टेंस क्या क्या है, यहाँ पर यूनिक फ्लोरा एंड फोन आपको मिलेगी, जैसे कैमल, डेजर्ट फॉक्स, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। यहाँ पर ट्रेडिशनल कल्चर्स को सपोर्ट करती हैं ये जगहें, जैसे राजस्थान की ट्राइब वगैरह जो हैं उनको ये चीज़ें सपोर्ट करती हैं। अब इसके लिए थ्रेड्स क्या है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, यानी कि फर्टाइल लैंड्स जो हैं जितने भी हैं वो डेजर्ट के अंदर बदलते जा रहे हैं, और पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है यहाँ पर, और माइनिंग भी करी जाती है। एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर बेसिकली 3 चीज़ आती हैं, फ्रेश वाटर, मरीन और ब्रैकिश वाटर, ठीक है। फ्रेश वाटर की क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो गई, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स। ठीक है, और पॉन्ड इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसके पूरे पार्ट के अंदर लाइट पहुँच जाती है, जिससे प्लांट, फिश और इंसेक्ट को लाइफ मिलती है। तो एग्जांपल क्या होगा, जैसे विलेज पॉन्ड होते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह के अंदर। और इम्पोर्टेंस क्या क्या है, यहाँ पर इससे जो है इरीगेशन के लिए पानी मिलता है और जानवरों को पानी मिलता है, और ये बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है, जैसे फ्रॉग, इंसेक्ट, लोटस, एल्गी वगैरह को सपोर्ट करता है। और इसके लिए थ्रेट्स क्या क्या हैं कि गार्बेज जो है, पोल्यूशन जो हो रहा है गार्बेज से, सीवेज से, वो इसके लिए नुकसान है, और ये सूख जाते हैं अगर इनका ध्यान नहीं रखा जाए। लेक इकोसिस्टम जो होती हैं वो पॉन्ड से बड़ी होती हैं, लेक जो होती हैं ये नेचुरल भी हो सकती हैं और मैन मेड भी हो सकती हैं, और ये जोन्स के अंदर डिवाइड होती हैं, जैसे शोर और डीप वाटर। तो एग्जांपल क्या आ गया, इंडिया के अंदर डल लेक जो कि जम्मू और कश्मीर में है, लोकटक लेक जो कि मणिपुर के अंदर है। इंपॉर्टेंस क्या क्या हो गई, ये टूरिज्म के काम आती हैं, फिशरीज बनाने के काम आती हैं, और वाटर स्टोरेज के काम आती हैं। और बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं उनका हैबिटेट यही होती हैं जो लेक्स होती हैं। इसके थ्रेट क्या क्या है, अगर पोल्यूशन जो बढ़ता जा रहा है वो इसके लिए थ्रेट है, और जैसे कि अगर एल्गाई यानी काई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो भी इसके लिए थ्रेट माना जाता है। स्ट्रीम एंड रिवर इकोसिस्टम आते हैं, ये फ्लोइंग फ्रेश वाटर सिस्टम होते हैं, ठीक है ना, बहता हुआ पानी होता है इसके अंदर। यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं यहाँ पर रहते हैं, ठीक है ना, इसके अलग अलग स्पीड्स पर, अलग अलग सेक्शंस पर रहते हैं, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सारी क्या हो गई, रिवर्स हो गई इंडिया के अंदर। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे ज़्यादा ड्रिंकिंग वाटर जो है वो यहीं से मिलता है हमें, और इरीगेशन के लिए पानी भी हमें रिवर्स से ही मिलता है, और ये फिश और कल्चरल रिचुअल्स को सपोर्ट करती हैं। अब इन थ्रेट्स क्या क्या हैं कि जो इंडस्ट्री है वो अपना सीवेज पोल्यूशन वगैरह यहाँ पर बहाने लगी है, इंडस्ट्री का वेस्ट बहने लगा है, बहुत सारा सीवेज पोल्यूशन इसके अंदर आने लगा है, और डैम्स बनने लगे और सैंड माइनिंग होने लगी, जिसकी वजह से कि रिवर पोल्यूटेड होती जा रही हैं। उसके बाद आता है अब हमारा ओशन इकोसिस्टम। ओशन से जो है हमारी 70% ऑफ द अर्थ कवर है, ठीक है ना। इसका पानी कैसा होता है, सॉल्टी होता है, और इसके अंदर बहुत बायोडाइवर्सिटी है, यानी इसके अंदर कोरल्स भी हैं, व्हील्स भी हैं, प्लैंक्टन्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एग्जांपल क्या क्या आ गया, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, ये सारी हमारे उसका पार्ट है ओशन सिस्टम का। इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो गई यहाँ पर, यहाँ से हमें क्या क्या मिलता है, फ़िश मिलती है, सॉल्ट मिलता है, ऑयल मिलता है, और बहुत सारे ट्रेड रूट्स के लिए ये ओशन काम आते हैं हमारे। और यहाँ से हम कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब करते हैं और क्लाइमेट कंट्रोल करते हैं। अब इसके थ्रेड्स क्या क्या हैं, ऑयल स्पिल्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, प्लास्टिक वेस्ट इसके अंदर बहाया जा रहा है, कोरल ब्लीचिंग हो रही है, तो ये सब चीज़ें नुकसान पहुँचा रही हैं हमारे एनवायरनमेंट को।
फिर आता है हमारा एस्चुअरी इकोसिस्टम। एस्चुअरी इकोसिस्टम क्या होता है? ये वो एरिया होता है जहाँ पर रिवर्स मिलती हैं, यानी नदियाँ और सीज जो हैं मिल जाते हैं, जहाँ पर नदियाँ बहती हुई आकर समुद्र से मिल जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एस्चुअरी इकोसिस्टम। यहाँ पर दोनों टाइप का पानी आपको मिल जाएगा, सॉल्ट और फ्रेश वाटर जो है यहाँ पर आपको मिक्स मिलेगा। और ये जो एरिया होता है बहुत ज़्यादा फर्टाइल और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है ये एरिया, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या आ गया? जैसे सुंदरबन की एस्चुअरी है जो वेस्ट बंगाल में है, गोदावरी एस्चुअरी है जो कि आंध्र प्रदेश में। तो ये सारी चीज़ें इसकी एग्जाम्पल आ गई हैं। अब इंपॉर्टेंस क्या क्या है? यहाँ पर ब्रीडिंग बहुत अच्छे से होती है फिश और बर्ड्स की, और ये जो है नेचुरल बफर की तरह काम करती है। किसके लिए? फ्लड और स्टॉर्म्स के लिए, ठीक है, उसके लिए रुकावट बनती है। और थ्रेट्स क्या क्या हैं? जो कि पोल्यूशन से, पोल्यूशन जो आता है सिटी और इंडस्ट्रीज से बहता हुआ, वो वाटर पोल्यूशन वो सारा रिवर सीज के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, री वाला। और श्रिम्प फार्मिंग और लैंड रिक्लेमिनेशन इसके क्या क्या हैं? थ्रेट्स हैं। तो समरी टेबल यहाँ पर आ गई इसकी, आप ये देख सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन्ड है, ठीक है। आप अब इकोसिस्टम सर्विस क्या होती है? इकोसिस्टम सर्विस वो बेनिफिट होते हैं जो इंसान जो है नेचर से लेता है, ठीक है, या फिर इकोसिस्टम से जो इंसान बेनिफिट लेता है उनको हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम सर्विस बोलते हैं। और ये जो सर्विसेज हैं ये जो है एसेंशियल हैं इंसानों के सर्वाइवल के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी इकनॉमी के लिए और उनके वेलबींग के लिए। मेनली ये 4 टाइप की हैं। सबसे पहले आती है प्रोविजनिंग सर्विसेज। ये वो प्रोडक्ट होते हैं जो हमें नेचर से डायरेक्ट मिलते हैं, जैसे फूड मिल गया, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स, फिश, मीट। वाटर मिलता है पीने के लिए, इरिगेशन के लिए, वुड मिलता है, टिम्बर मिलता है कंस्ट्रक्शन करने के लिए और फ्यूल के तरीके से इस्तेमाल करने के लिए। मेडिसिन मिलती हैं, बहुत सारे ड्रग्स जो हैं प्लांट से ही आते हैं। और रॉ मटेरियल मिलता है, जैसे कॉटन, वूल, रबड़, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। एग्जाम्पल क्या क्या आ गया? जैसे हमारे हिमालयन फॉरेस्ट है, ये हमें क्या क्या देते हैं? हर्ब्स देते हैं और मेडिसिनल प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं। रेगुलेटिंग सर्विस आती हैं, यानी कि रेगुलेटिंग सर्विस जो हमारे नेचर के बैलेंस को मेंटेन करने के काम आती हैं और हमारी एनवायरमेंटल कंडीशंस को रेगुलेट करने के काम आती हैं। जैसे क्लाइमेट रेगुलेशन हो गया, जैसे कि फॉरेस्ट क्या करते हैं? सारी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। और फ्लड कंट्रोल होता है, जितना भी वेटलैंड होते हैं वो जितना भी एक्सेस रेन वाटर होता है वो अपने अंदर क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन के ये काम आती हैं, जितने भी रिवर्स और वेटलैंड्स हैं वो सारे पानी को एक तरीके से क्लीन कर देते हैं। पॉलिनेशन होती है, यानी बीज और इंसेक्ट जो हैं वो क्रॉप्स को ग्रो करने में मदद करते हैं। एयर क्वालिटी का कंट्रोल हो जाता है, ट्रीज़ जितने भी डस्ट और पोल्यूशन है अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं। तो एग्जांपल क्या आ गया? जैसे मैंग्रोव्स है सुंदरबन के अंदर, वो क्या कर देते हैं? साइक्लोन जो है रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, ताकि जो है जितने भी कोस्टल विलेजेस वगैरह हैं उनको नुकसान ना पहुँचे। कल्चरल सर्विसेज आ गए, ये नॉन मटेरियल बेनिफिट होते हैं जो इंसान को नेचर से मिलते हैं, जैसे इमोशनल, स्पिरिचुअल या फिर रिक्रिएशनल वैल्यू जो भी इंसान को हमें नेचर से मिलती है। जैसे टूरिज़्म, लोग फॉरेस्ट जाते हैं घूमने, रिवर्स जाते हैं, माउंटेन के अंदर जाते हैं। स्पिरिचुअल और रिलीजियस वैल्यू भी होती हैं। बहुत सारे रिवर्स को, ट्रीज़ को इंडिया के अंदर सेक्रेड माना जाता है, पवित्र माना जाता है, जैसे गंगा रिवर। और रिक्रिएशन और एडवेंचर के लिए भी जाते हैं, जैसे ट्रैकिंग करने, बर्ड्स को देखने, फोटोग्राफी करने। एजुकेशन और रिसर्च के भी ये चीज़ें काम आती हैं, जैसे बायोडाइवर्सिटी की जब आपको स्टडी करनी हो, इकोलॉजी की आपको स्टडी करनी हो तो उसके चीज़ ये काम आती है। एग्जांपल क्या हो गया? जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वो पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है इंडिया के अंदर, ठीक है, जहाँ पर लोग आते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में एजुकेट होते हैं। सपोर्टिंग सर्विसेज भी होती हैं, यानी कि ये वो सर्विस होती हैं जो और मतलब जितनी भी ऊपर सर्विसेज की बात की गई हैं उनमें हेल्प करती हैं, यानी कि ये इकोसिस्टम की एक तरीके से फाउंडेशन फंक्शनिंग है। ये जो भी सारी ऊपर चीज़ें की बात कही गई है उनको सपोर्ट करने वाली सर्विसेज सपोर्टिंग सर्विसेज कहलाई जाएंगी। जैसे सॉइल फॉर्मेशन है, ठीक है, जब वेदरिंग की वजह से रॉक बनते हैं और उनका डिकम्पोजिशन होता है वो ये चीज़ का पार्ट होगी। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग हो गई, जैसे कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल। फोटोसिंथेसिस हो गया कि जब प्लांट जो है सनलाइट को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी मेंटेनेंस हो गया कि किस तरीके से सर्वाइव अलग अलग टाइप की स्पीशीज़ सर्वाइव करती हैं। इंडिया के अंदर क्या आ गया? जैसे डिकम्पोजर्स जो होते हैं फॉरेस्ट सॉइल में, जैसे अर्थवॉर्म वगैरह, वो सॉइल फर्टिलिटी बना के रखते हैं जो कि सेंट्रल इंडिया के एरिया है वहाँ पर, ठीक है। अब इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। सबसे पहले प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन में फ़र्क समझते हैं। प्रिजर्वेशन का मतलब होता है नेचर को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, किसी भी इंसान के गलत यूज़ से नेचर को प्रोटेक्ट रखना और उसको अनटच्ड रखना क्या कहलाया जाता है? हमारा प्रिजर्वेशन कहलाया जाता है। कंजर्वेशन क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेज का वाइज यूज़ करना, यानी ठीक तरीके से इस्तेमाल करना ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रोटेक्टेड रहे। तो आई होप कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन में आपको फ़र्क समझ में आया होगा। प्रिजर्वेशन स्ट्रेटजीज़ वो होती हैं जैसे जितने भी प्रोटेक्टेड एरिया हैं, जैसे नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, जहाँ पर ह्यूमन का इंटरफेरेंस कुछ नहीं है, तो इस तरीके से हम वो चीज़ें बना सकते हैं। सेक्रेड ग्रोव्स जो
जो हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, जो जंगलों को प्रोटेक्टेड कर दिया गया है रिलीजियस बिलीफ से रिलेटेड कि ये हमारे पवित्र पेड़ हैं, इनको आप टच नहीं कर सकते, तो उस तरीके से भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं अपनी उसको क्या नाम है इकोसिस्टम को। और लीगल बैन जो लगा दिया गया है जैसे हंटिंग पर और पोचिंग पर, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर जो किया गया था कि टाइगर्स को हंट वगैरह ना किया जाए, तो इस तरीके से हम अपने इकोसिस्टम को प्रिजर्व रख सकते हैं। और कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज आती हैं, ये अलग अलग टाइप की होती हैं। इन सीटू कंजर्वेशन होता है, यानी कि जब आप नेचुरल हैबिटेट के अंदर रहते रहते ही करो, जैसे कि नेशनल पार्क बना दिए, काजीरंगा वगैरह, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दी, भरतपुर बर्ड सेंचुरी वगैरह, बायोस्फीयर रिजर्व बना दिए जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इस टाइप की स्ट्रेटजीज़ को हम क्या बोलते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन। और एक्स सीटू कंजर्वेशन होती है जब आप नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकाल देते हो उन्हें और मेंटेन करके रखते हो, जैसे जूस बना दिए, बोटेनिकल गार्डन बना दिए, सीड बैंक्स और जीन बैंक बना दिए, तो ये एक्स सीटू कंजर्वेशन होगा। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यानी कि जब लोग आकर खुद इस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे क्या हो गया चिपकू मूवमेंट हुआ था जो कि उत्तराखंड में हुआ था कि विलेजर्स ने क्या कर लिया था, पेड़ों को हक कर लिया था ताकि कोई उन पेड़ों को ना काटे। और जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट हुआ था, इसके अंदर बहुत सारे लोकल्स ने क्या करा था, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए आगे बढ़े थे। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया 1972 के अंदर, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था 1986 में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनाया गया था 1980 के अंदर, ठीक है। अब बेसिक्स क्या होते हैं हमारे इकोनॉमिक रिस्टोरेशन के, मतलब इकोनॉमिक रिस्टोरेशन होता क्या है। इकोनॉमिक रिस्टोरेशन का मतलब होता है कि जितना भी डैमेज इकोसिस्टम है उसको हेल्प करना ताकि वो रिकवर कर पाए, दोबारा से हेल्दी बन पाए और दोबारा से वो जगह लाइफ को सपोर्ट कर पाए, तो उसको दोबारा से रिस्टोर करना इकोसिस्टम को इकोसिस्टम रिस्टोरेशन कहलाया जाता है। यानी कि जितने भी डैमेजेस इंसानों ने कर दिए उस जगह को, जैसे डिफॉरेस्टेशन से, पोल्यूशन से, ओवर ग्रेजिंग से या फिर माइनिंग से, तो उसको दोबारा से ठीक करना इकोसिस्टम रिस्टोरेशन कहलाया जाता है। गोल क्या क्या होते हैं कि जितने भी नेटिव स्पीशीज़ थी वहाँ की उस जगह की, उन स्पीशीज़ को वापस लाना, वहाँ की सॉइल को इम्प्रूव करना, वहाँ की वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करना, जितने भी नेचुरल प्रोसेस वहाँ पर होते हैं वो सारी चीज़ें दोबारा होने लगें, जितनी भी न्यूट्रिएंट साइकिलिंग वहाँ चलती है वो चीज़ें दोबारा होने लगें, बायोडाइवर्सिटी उस जगह की अच्छी हो जाए और लोकल कम्युनिटीज़ भी उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाए। अलग अलग मेथड्स होते हैं रिस्टोरेशन के, जैसे अफोरेस्टेशन या फिर रिफॉरेस्टेशन यानी प्लांट लगाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें फॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन के अंदर आएंगी। वेटलैंड रिस्टोरेशन यानी जितने भी पॉल्यूटेड लेक या फिर मार्शेस वगैरह उनको क्लीन करना, वो होगी हमारा वेटलैंड रिस्टोरेशन। रिमूविंग इन्वेसिव स्पीशीज़ यानी कि जो भी नॉन नेटिव स्पीशीज़ हैं जो हमारी लोकल फ्लोरा एंड फौना को नुकसान पहुंचा रही हैं उनको कंट्रोल करना। सॉइल और वाटर कंजर्वेशन, टेरेसेस का इस्तेमाल करना ताकि पानी बच जाए, और डैम्स को चेक करना और ऑर्गेनिक फार्मिंग करना, ठीक है, ताकि जो डिग्रेडेड लैंड है वो ठीक हो जाए। और कोरल लीफ रिस्टोरेशन जैसे आर्टिफिशियल लीफ या फिर कोरल गार्डनिंग करना ताकि मरीन लाइफ वहाँ की सुधर जाए। तो एग्जांपल क्या क्या है इंडिया के अंदर, तो अरावली हिल रिजुवनेशन जो हुआ था हरियाणा और राजस्थान के अंदर, यहाँ पर ट्री प्लांटेशन किया गया था और वाटर कंजर्वेशन किया गया था। नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो लाया गया था वो गंगा रिवर के इकोसिस्टम को क्लीन करने के लिए और रिस्टोर करने के लिए लाया गया था। वेस्टर्न घाट रिस्टोरेशन यानी एनरोचमेंट को कंट्रोल करने के लिए, प्लांटिंग और नेटिव स्पीशीज़ को प्लांट करने के लिए वेस्टर्न घाट रिस्टोरेशन आपका हुआ था। अब इम्पोर्टेंस क्या क्या है इसकी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के अंदर, सबसे पहले तो ये ह्यूमन हेल्थ और लिवलीहुड को इम्प्रूव करता है और क्लाइमेट चेंज से फाइट करने में हमारी मदद करता है, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है और ये चीज़ इंश्योर करता है कि क्लीन वाटर और एयर हमें क्लीन मिले, और रेजिलियंस बनाने के काम आता है कि नेचुरल डिज़ायर्स के अगेंस्ट हमारे पास रेजिलियंस हो। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले ही यूनिट के अंदर थोड़ी ही देर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं आपका यूनिट नंबर 3 ऑफ द सब्जेक्ट EVS यानी एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस, जो कि आपका AEC एबिलिटी एनहेंसमेंट कोड का सब्जेक्ट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 का। करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और जिसको भी नोट परचेस करने हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, जाकर परचेस कर सकते हैं। इस यूनिट का नाम होने वाला है नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहले समझते हैं नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज वो मटीरियल या फिर वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे नेचर के अंदर पाए जाते हैं और इंसानों के लिए यूज़फुल होते हैं। इसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, जैसे लैंड हो गए, मिनरल्स हो गए, फॉरेस्ट, सॉइल, क्रॉप्स, वाटर, ये सारी हमारी चीज़ें क्या कहलाई जाएंगी, नेचुरल रिसोर्सेज कहलाई जाएंगी। तो ये जो
चैप्टर है ये ज़्यादातर किस पर फोकस करेगा, हमारा लैंड रिसोर्सेज पर। तो लैंड रिसोर्स क्या होता है, लैंड जो है हमारा सबसे ज़्यादा बेसिक और इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, ठीक है। ये जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे फार्मिंग, बिल्डिंग, हाउस, इंडस्ट्रीज़, फॉरेस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब के लिए हम ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं, लैंड का इस्तेमाल करते हैं। तो मेजर टाइप के लैंड रिसोर्सेज हमारे कौन कौन से हैं, सबसे पहला है हमारा मिनरल्स, ठीक है। ये वो नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस होते हैं जो कि रॉक्स के अंदर, पत्थरों के अंदर पाए जाते हैं। और ये किस किस काम में आते हैं, मिनरल्स जो हैं कंस्ट्रक्शन के काम में आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के काम में आते हैं और ट्रांसपोर्टेशन के काम में आते हैं, जैसे आयरन, कोल, कॉपर, गोल्ड, ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो गई, मिनरल्स हो गई। फिर उसके बाद आती है सॉइल। सॉइल वो अर्थ के ऊपर थिन लेयर होती है जो प्लांट लाइफ को क्या करती है, सपोर्ट करती है। ये वेदर रॉक से बनी हुई होती है और ऑर्गेनिक मैटर से बनी हुई होती है। अब इंडिया के अंदर क्या क्या टाइप है इसकी, एलुवियल, ब्लैक, रेड, लेटराइट, डेजर्ट, माउंटेन सॉइल, तो ये सब चीज़ें सॉइल इंडिया के अंदर पाई जाती हैं। फिर उसके बाद आती है हमारी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। ये वो क्रॉप्स होती हैं जो हम ज़मीन का इस्तेमाल करके, लैंड का इस्तेमाल करके उगाते हैं, ठीक है। और सॉइल का इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे क्या होती है, ये जो क्रॉप्स आती हैं, ये क्रॉप्स किसके काम आती है, एज ए ह्यूमन फूड भी काम आती है और जो किसान हैं उनकी एज ए इनकम के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वीट, राइस, शुगर कैन, कॉटन, टी, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, हमारी एग्रीकल्चरल क्रॉप हो गई। नेचुरल फॉरेस्ट प्रोडक्ट हमारे क्या क्या हो गए, वो रिसोर्सेज जो हमें डायरेक्ट कहाँ से मिलते हैं, फॉरेस्ट से मिलते हैं, ठीक है। हम उनको नुकसान नहीं पहुँचाते बट वो हमें खुद ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जैसे हनी, गम, बैम्बू, फ्रूट्स, फायरवुड, ये सारी चीज़ें हमें नेचुरल फॉरेस्ट से प्राप्त होती हैं। मेडिसिनल प्लांट हो गए, जो प्लांट जो कि हीलिंग प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, जो कि आयुर्वेदा में इस्तेमाल किए जाते हैं, सिद्ध में इस्तेमाल किए जाते हैं या फिर और ज़्यादा सिस्टम्स के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे नीम, तुलसी, अश्वगंधा, एलोवेरा, ये सारे क्या हो गए, हमारे मेडिसिनल प्लांट्स हो गए। और बहुत सारी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ भी होती हैं और लिवलीहुड्स भी होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री होती हैं बहुत सारी जो कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट पर ही डिपेंड करती हैं, जैसे कि पेपर इंडस्ट्री, टिम्बर, हैंडीक्राफ्ट, रेजिन कलेक्शन, ये सारी चीज़ें किस पर डिपेंड करती हैं, फॉरेस्ट पर। और बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं जो कि फॉरेस्ट पर ही डिपेंडेंट होती हैं अपने खाने के लिए, अपने शेल्टर के लिए और अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए। अब लैंड यूज़ एंड लैंड कवर क्या होता है, तो लैंड कवर वो फिजिकल सरफेस होता है लैंड का, ठीक है, जो कि पूरा होता है, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, ग्रास लैंड हो गया, वाटर बॉडीज़ हो गई, ये वो पूरा फिजिकल सरफेस क्या कहलाया जाता है, लैंड कवर कहलाया जाता है। लैंड यूज़ का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से इंसान उस लैंड का यूज़ कर रहा है, उस ज़मीन का यूज़ कर रहा है, कि फार्मिंग के लिए कर रहा है, कंस्ट्रक्शन के लिए कर रहा है, माइनिंग के लिए कर रहा है, अर्बन डेवलपमेंट के लिए कर रहा है, किस तरीके से उस ज़मीन का इस्तेमाल कर रहा है, उसको हम बोलेंगे लैंड यूज़। अब लैंड यूज़ चेंज क्या है, हैपन व्हेन फॉरेस्ट आर क्लियर फॉर एग्रीकल्चर और सिटीज़, यानी कि जब आप पेड़ों को काट देते हो, जंगलों को ख़त्म कर देते हो, ठीक है, या तो खेती करने के लिए या फिर शहर बसाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, या फिर इससे क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी आपकी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी, क्लाइमेट के अंदर चेंज आएगा और वाटर साइकिल भी आपकी ख़राब हो सकती है। लैंड डिग्रेडेशन आता है, सॉइल इरोजन और डिजर्टिफिकेशन समझते हैं। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है जब ज़मीन अपनी इस चीज़ की एबिलिटी को खो देती है कि वो लाइफ को सपोर्ट करे, ठीक है। अब इंसानों ने इस तरीके के एक्शन कर दिए, फिर नेचुरल प्रोसेस कर दिए, जिससे लैंड ने अपनी एबिलिटी खो दी कि वो क्या कर दे, मतलब लाइफ को सपोर्ट करे, ठीक है। अब जैसे क्या क्या कर दिया इंसान ने, डिफोरेस्टेशन कर दी, पेड़ों को काट दिया, ओवर ग्रेजिंग करा दी, माइनिंग करा दी, केमिकल का बहुत ज़्यादा यूज़ कर दिया, तो अब लैंड्स ने इस तरीके से अपनी एबिलिटी खो दी कि वो लाइफ को सपोर्ट कर सके। इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, लैंड डिग्रेडेशन बोलेंगे। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होगा, जब आप टॉप फर्टाइल सॉइल बाय विंड और वाटर, जब क्या नाम है, टॉप फर्टाइल सॉइल जो होती है, ठीक है, वो रिमूव हो जाती है, हट जाती है, या तो हवा की वजह से या फिर पानी की वजह से बह जाती है। जो सबसे ऊपर वाली फर्टाइल सॉइल होती है, जो उपजाऊ सॉइल होती है, जब वो हट जाती है विंड या फिर वाटर की वजह से, उसको बोलेंगे सॉइल इरोजन। अब इससे क्या होगी, जो सॉइल की फर्टिलिटी है, जो फर्टाइल सॉइल थी वो तो बह गई, अब नीचे की बची ना, तो उससे सॉइल फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी और प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। डेजर्टिफिकेशन क्या होगा, डेजर्टिफिकेशन वो पूरा प्रोसेस होता है जब फर्टाइल लैंड जो है, ठीक है, वो डेजर्ट जैसा हो जाता है, ठीक है, मतलब उपजाऊ जगह डेजर्ट जैसी बन जाती है। जो किस वजह से, या तो हमने उस ज़मीन का बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया, या फिर उस ज़मीन को पुअर तरीके से मैनेज करा, ठीक तरीके से मैनेज नहीं करा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिजर्टिफिकेशन। और मेजर कंसर्न क्या है, मेजर कंसर्न जो है इसके वो ये है कि जैसे ड्राई रीजन ऑफ राजस्थान है, गुजरात है, कर्नाटका है, यहाँ पर डेजर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है आज के टाइम में। अब कॉजेज़ क्या क्या है डिफॉरेस्टेशन के, डिफॉरेस्टेशन का मतलब ये होता है जब आप कट कर देते हो या रिमूव कर देते हो फॉरेस्ट को, ठीक है, किसी भी नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। इसके मेन कॉज क्या क्या होते हैं कि एग्रीकल्चर करना है, या तो आप
आपको, या तो शहर बसाना है, लॉगिंग करनी है, टिम्बर की ज़रूरत है, या तो माइनिंग करनी है, वहाँ पर डैम्स बनाने हैं, या फिर रोड्स बनाने हैं, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, इस वजह से आप ये चीज़ें करते हो। तो इसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाता है, सॉइल इरोजन बढ़ने लगता है, क्लाइमेट चेंज होने लगता है, बाढ़ आने लगती है और रेनफॉल कम हो जाती है। और बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो कि वहाँ उसी फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट थी, वो वहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ता है उन लोगों को। अब इम्पैक्ट्स क्या क्या होते हैं माइनिंग और डैम बिल्डिंग के, ठीक है। अब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या क्या होता है, सबसे पहले तो जंगल को काट कर बनानी पड़ती है और नेचुरल हैबिटेट का लॉस होता है। अब इससे क्या होगा, एयर वाटर और सॉइल पोल्यूशन होगा जब भी वो डैम बनाया जाएगा, और सॉइल इरोजन बढ़ जाएगा और हेल्थ हैज़ार्ड भी बहुत ज़्यादा होने लगेंगे। तो ये थे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। सोशल इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं कि जो लोकल और ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं जो उस जगह पर रहती थी उनको हटना पड़ेगा, यानी कि जो लोग वहाँ रहते थे उनको वहाँ से हटना पड़ेगा, डिस्प्लेस होना पड़ेगा, और उस ज़मीन के, उस लैंड के राइट पर कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है कि लोग कहेंगे हमारी ज़मीन है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ कहेंगी हमारी ज़मीन है, गवर्नमेंट कहेगी ये हमारी ज़मीन है, हम यहाँ पर डैम बनाएंगे। अब एग्जांपल क्या क्या हैं, जैसे कोल माइनिंग हुई है झारखंड और उड़ीसा के अंदर, और आयरन और माइनिंग होती है गोवा एंड चंडीगढ़ के अंदर। अब इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं हमारे डैम बिल्डिंग के, कि डैम जो बनाए जाते हैं वो वाटर को स्टोर करने के लिए बनाए जाते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए बनाए जाते हैं, और फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं। बट इसके साथ साथ ड्रॉबैक्स भी हैं, कमियां भी हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या क्या है कि जो फॉरेस्ट और फार्म लैंड है उनका सबमर्जेंस हो जाता है, और रिवर इकोसिस्टम और फिश माइग्रेशन इंटरप्शन हो जाता है, यानी इंटरप्ट हो जाता है। जो रिवर बह रही होती हैं फ्लो के अंदर, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंटरप्ट हो जाती हैं, और जो फिश माइग्रेट करके एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं उनका वो माइग्रेशन बंद हो जाता है, और बायोडाइवर्सिटी का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सोशल इम्पैक्ट्स वही तीन हो गए जो मैंने ऊपर आपको बताए थे, कि ट्रेडिशनल लिवलीहुड ख़त्म हो जाता है और डिस्प्लेस हो जाते हैं जो लोग वहाँ रहते थे। जैसे तहरी डैम बनाया गया था उत्तराखंड के अंदर, जहाँ पर हज़ारों लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा था। सरदार सरोवर डैम बनाया गया गुजरात के अंदर, जहाँ पर जो कि फॉरेस्ट और ट्राइबल लैंड को सबमर्ज करके बनाया गया है। तो इसकी समरी टेबल यहाँ पर दे रखी है, आप इसकी रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब वाटर रिसोर्सेज क्या होते हैं, वाटर जो है सबसे ज़्यादा एसेंशियल नेचुरल रिसोर्स है हमारा अर्थ पर। यह पीने के काम आता है, एग्रीकल्चर के काम आता है, इंडस्ट्री में काम आता है, इलेक्ट्रिसिटी में काम आता है, और बहुत सारी डेली एक्टिविटीज़ के अंदर वाटर का यूज़ किया जाता है। बट आज के टाइम में क्या है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी बढ़ती जा रही हैं, तो वाटर का क्या होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर यूज होता जा रहा है, और वाटर मिसमैनेज होता जा रहा है। तो अब अलग अलग सोर्सेज हैं हमारे वाटर के, क्योंकि वाटर हमें मेनली दो सोर्सेज से मिलता है। सबसे पहले तो नेचुरल रिसोर्स जैसे रिवर और स्ट्रीम, जो कि फ्लोइंग सरफेस वाटर होता है, जैसे गंगा यमुना, लेक्स एंड पॉन्ड से मिलता है, ठीक है। ग्राउंड वाटर से मिलता है, ग्लेशियर्स एंड आइस केप से मिलता है, और रेन वाटर से हमें पानी मिलता है। तो ये सारे क्या हो गए, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हो गए। और मैन मेड रिसोर्सेज जो इंसान ने खुद बनाए, जैसे डैम्स और रिजर्वायर्स हो गए, ये वाटर को मैनेज और स्टोर करने के लिए बनाए जाते हैं। कैनाल्स जो कि इंसानों ने बनाई हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। टैंक और आर्टिफिशियल लेक जो इरिगेशन और स्टोरेज के काम आती हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो बनाया गया है कि रेन वाटर को रीयूज़ करने के लिए जो सिस्टम बनाया गया है। तो ये सारे क्या हो गए, हमारे मैन मेड सोर्सेज हो गए। अब वाटर का यूज़ क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। डोमेस्टिक यूज़ जैसे ड्रिंकिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, सैनिटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए काम इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और रिक्रिएशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अलग अलग जगह पर आप वाटर के यूज़ तो लिख ही सकते हैं। आई होप ये आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है कि वाटर को आप इस रेट से यूज़ कर रहे हो कि मतलब जितना इस्तेमाल करना चाहिए तो उससे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हो, कि वो मतलब नेचुरली जो है दोबारा रिप्लेनिश्ड भी नहीं हो पा रहा और आप उसको इस्तेमाल करे जा रहे हो। इसको बोलेंगे हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अब सरफेस वाटर का आप ओवर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जितना भी रिवर्स लेक से जितना भी चाहिए उससे ज़्यादा आप विड्रॉ कर रहे हो, यानी उससे ज़्यादा अमाउंट में आप ले रहे हो, ठीक है, इरिगेशन के लिए या फिर किसी भी अर्बन यूज़ के लिए। और इससे क्या हो रहा है, जो वाटर फ्लो है वो कम होता जा रहा है, इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा और एक्वाटिक लाइफ उस जगह की ख़त्म होती जा रही है। ग्राउंड वाटर का ओवर यूज़ हो रहा है कि बहुत ज़्यादा पंपिंग की जा रही है वाटर की वेल्स में एंड ट्यूब वेल्स में। इससे क्या हो रहा है, जितना भी वाटर टेबल है कि डेप्थ ऑफ वाटर जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है ना, कि मतलब कम होती जा रही है, और जितने भी वेल्स हैं, कुएँ हैं, वो सूखते जा रहे हैं। लैंड सब्सिडेंस हो रहा है, जो ज़मीन है वो सिंक होती जा रही है। सेलिनिटी इंट्रूजन इन कोस्टल एरियाज़ होता जा रहा है। फॉर एग्जांपल पंजाब और हरियाणा के अंदर क्या बता रखा है कि ग्राउंड वाटर के ओवर यूज़ होने की वजह से
कि मतलब पैडी कल्टीवेशन के लिए ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से वाटर टेबल के अंदर पंजाब और हरियाणा के अंदर बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया। अब फ्लड क्या होती है? फ्लड वो होता है जब पानी का ओवरफ्लो हो जाता है, जब वाटर का ओवरफ्लो हो जाता है ड्राई लैंड के ऊपर, ठीक है, जहाँ होना नहीं था वहाँ पर ड्राई लैंड के ऊपर वाटर ओवरफ्लो हो गया। किस वजह से? या तो हैवी रेनफॉल की वजह से, या फिर पुअर ड्रेनेज की वजह से, या फिर रिवर की ओवरफ्लो की वजह से। तो हम क्या बोलते हैं? फ्लड आ गई, यानी बाढ़ आ गई। ठीक है, अब इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, किस किस वजह से होता है कि जब रेनफॉल होने लगे, बहुत ज़्यादा रेनफॉल और कंटिन्यूस रेनफॉल हो, उस वजह से ये होने लगता है। जब रिवर्स और डैम ओवरफ्लो होने लगते हैं, जब ड्रेनेज सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, उस वजह से ये होने लगता है। जब डिफॉरेस्टेशन होता है, पेड़ वगैरह काटे जाते हैं, या फिर अनप्लैन्ड कंस्ट्रक्शन आप कर दो, तो उस वजह से फ्लड्स वगैरह आती हैं। अब इसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं? जितने भी लाइफ और प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको नुकसान होता है, बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं, और एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सॉइल इरोजन होता है, और बहुत ज़्यादा वाटर पोल्यूशन बढ़ जाता है। एग्जाम्पल क्या दे रखे हैं? जैसे असम और बिहार से, या बिहार है सॉरी, असम और बिहार के अंदर क्या हो रहा है? रेगुलर फ्लड्स आती रहती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो ओवरफ्लोइंग रिवर्स हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र और कोसी वगैरह, वो बहुत ज़्यादा कभी कभी बह जाती हैं, ओवरफ्लो हो जाती हैं अलग अलग रीजंस की वजह से, जिस वजह से असम एंड बिहार के अंदर बहुत ज़्यादा बाढ़ आती हैं और जगहों के हिसाब से। ड्राफ्ट क्या होता है? ड्राफ्ट का मतलब होता है जब बहुत लंबे समय तक के लिए, कि जो एवरेज रेनफॉल से भी कम रेनफॉल हो रही है, जिसकी वजह से पानी की कमी हो गई, यानी सूखा पड़ गया। सूखे पड़ने को हम क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट्स बोलते हैं। कि जब बहुत समय तक जितनी रेनफॉल होनी चाहिए थी उससे भी कम रेनफॉल हुई है, या फिर हुई ही नहीं है, जिसकी वजह से वाटर शॉर्टेज हो गई, ये हो गई हमारी ड्राफ्ट। अब इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, किस किस वजह से ये हो सकती है? जब या तो बहुत कम रेनफॉल हो, या फिर हो ही नहीं। जब आप वाटर का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ कर रहे हो, ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर और इंडस्ट्री के अंदर, और पानी बचा ही नहीं, तो उसकी वजह से सूखा पड़ सकता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से सूखा पड़ सकता है। जब आप पेड़ काट रहे हो, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, लैंड मैनेजमेंट आपका ठीक नहीं है, जो उसकी वजह से भी ड्राफ्ट हो सकता है। इफेक्ट क्या क्या होते हैं? क्रॉप फेलियर हो जाती है, आपकी खेती सारी ख़राब हो जाएगी, और फूड की शॉर्टेज पड़ जाएगी। जब पानी ही नहीं होगा तो खेती ही नहीं हो पाएगी, और जिस वजह से लोगों को खाना ही नहीं मिल पाएगा, खाने की कमी हो जाएगी। वाटर स्कार्सिटी हो जाएगी, यानी पानी ही नहीं होगा, ना पीने के लिए ना ही इरीगेशन करने के लिए, और लाइफ स्टॉक की डेथ होती रहेगी। और यानी कि जितना भी हमने जानवर वगैरह पाल रखे हैं, उनको पिलाने के लिए हमारे पास पानी नहीं होगा, तो वो भी मरते जाएंगे, और लोग जो है फिर एक जगह से दूसरी जगह पानी की तलाश में निकलेंगे, माइग्रेट करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे महाराष्ट्र और राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा ड्राफ्ट आती रहती हैं, ठीक है, सूखा पड़ता रहता है। वाटर कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है जब वाटर के ऊपर डिस्प्यूट होता है, पानी के ऊपर झगड़ा होता है, जब अलग अलग रीजन्स या फिर अलग अलग कंट्रीज़ ये क्लेम करती हैं कि मतलब जो सेम पानी है, सेम वाटर सोर्सेज है, उस पर हमारा हक है। यानी दो कंट्रीज लड़ रही हैं एक नदी के ऊपर कि ये हमारी नदी है, हमारी नदी है, उसको हम बोलते हैं वाटर कॉन्फ्लिक्ट। अब इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? जब दो कंट्रीज़, ठीक है, दो कंट्रीज और दोनों से एक ही सेम रिवर गुजर रही है, ठीक है, और वो दोनों बाउंड्रीज को क्रॉस कर रही है, और उस पर लड़ती हैं कि ये पानी हमारा है, ये पानी हमारा है, तो उसको बोलेंगे हम इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। जैसा इंडिया और पाकिस्तान का इंडस रिवर सिस्टम पर होता है, ठीक है, जैसे कि अभी पहलगाम अटैक के बाद पानी रोक दिया गया था, तो इसको हमने क्या बोलते हैं? इस चीज़ को बोलते हैं हम वाटर कॉन्फ्लिक्ट। और इंडिया और चाइना का होता है ब्रह्मपुत्र रिवर पर, ठीक है, जिसको वहाँ पर क्या बोला जाता है? यार्लुंग सेंगपो बोला जाता है चाइना के अंदर, ठीक है, तो उस पर डिस्प्यूट होता रहता है। इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जब स्टेट लड़ती हैं पानी के ऊपर, कि मतलब जो दो स्टेटें एक कॉमन रिवर शेयर कर रही हैं और उस पर वो लड़ती हैं। जैसे कावेरी वाटर डिस्प्यूट होता है कर्नाटक और तमिलनाडु में। कृष्णा रिवर डिस्प्यूट होता है किसमें? महाराष्ट्र से भी गुजर रही है, कर्नाटक से भी गुजर रही है, और आंध्र प्रदेश से भी गुजर रही है, तो इन स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट होता है। यमुना वाटर शेयरिंग जो होती है, दिल्ली, यूपी और हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के अंदर यमुना का पानी शेयर किया जाता है, तो उन यहाँ पर भी डिस्प्यूट होता है, तो इस टाइप के डिस्प्यूट को बोलेंगे हम इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट। अब रीज़न क्या क्या होते हैं कि जो रिवर वाटर है उसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पर ऐसा होगा दिल्ली में ज़्यादा होगी, यूपी में कम, हरियाणा में ज़्यादा, राजस्थान में कम, तो इस तरीके से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। और जो है आज के टाइम में पॉपुलेशन की वजह से और एग्रीकल्चर की वजह से पानी की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है, इस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, और प्रॉपर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट नहीं होते स्टेट्स के बीच में, कंट्रीज़ के बीच में, जिसकी वजह से ये डिस्प्यूट होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ड्राफ्ट कंडीशन की वजह से ये प्रॉब्लम होती रहती है कि सूखा ना पड़े, ये सब चीज़ें ना हो, इस वजह से ये चीज़ होती रहती है। अब सॉल्यूशन क्या आएगी, किस तरीके से हम सस्टेनेबल वाटर यूज़ कर सकते हैं? सबसे पहला तो जो रेन वाटर है उसकी हार्वेस्टिंग करें, उसे बचा कर रखें, इरीगेशन सिस्टम ठीक तरीके
टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करें, जैसे ड्रिप इरीगेशन का इस्तेमाल करें, वो ड्रॉप जाती रहेगी और पानी सेव रहेगा आपका। और जितना भी वाटर है उसको रिसाइकल करने का इस्तेमाल करें, उसे रीयूज़ करें और वाटर कंजर्वेशन के बारे में अवेयरनेस फैलाएं, लोगों को समझाएं कि क्यों पानी आपको सेव करना चाहिए। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, यानी कि एनवायरमेंटल केयर के साथ इंटरलिंक कर दें रिवर्स को। ग्राउंड वाटर रिचार्ज मेथड का इस्तेमाल किया जाए और ये चीज़ इन्फोर्स की जाएगी। फेयर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट हो अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में, अलग अलग स्टेट्स के बीच में। अब आते हैं एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी जो है इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंडस्ट्रीज़ के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और हाउस होल्ड यूज़ के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एनर्जी जो है वो हमारे इन्वायरमेंट और क्लाइमेट को भी अफेक्ट करती है कि किस तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है। अब अलग अलग एनर्जी सोर्सेज हो सकते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ठीक है। ये वो नेचुरली रिप्लेनिश्ड सोर्स होते हैं, ठीक है, जो कि आसानी से एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, ठीक है, नेचुरली जो पाए जाते हैं। और रीन्यूएबल जो होते हैं यानी दोबारा उनको हम नया कर सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी है, आज सूरज निकला कल दोबारा निकल जाएगा, ठीक है, तो ये रीन्यूएबल हो गया। विंड एनर्जी हवा रोज़ चलती है। हाइड्रो पावर एनर्जी की मतलब जब पानी बह रहा है तो उससे बिजली बन रही है, ठीक है, ये भी रीन्यूएबल है, यानी जिसको आप रीन्यू कर सकते हो, दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो। बायोमास जैसे प्लांट और एनिमल वेस्ट से जियोथर्मल एनर्जी, जो अर्थ के इंटीरियर से हीट आ रही है उससे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो। टाइडल एनर्जी, जो सी टाइड्स आती हैं, समुद्र की लहरें आती हैं, उससे जो एनर्जी क्रिएट की जाती है वो टाइडल एनर्जी कहलाई जाती है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, ये बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली और क्लीन मैनर है, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस करने का, और ये नेचुरली अवेलेबल होती हैं सारी चीज़ें। इससे जो है हम फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंड नहीं होते एनर्जी बनाने के लिए। अब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमारे नेचर के अंदर लिमिटेड होते हैं और एक बार इस्तेमाल कर लिया तो उनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते। जैसे एक बार कोयला जला दिया तो आप उसको दोबारा नहीं जला सकते। एक बार पेट्रोल यूज़ कर लिया गाड़ी के अंदर तो दोबारा से पेट्रोल भराना पड़ेगा, उस पेट्रोल को आप दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो तो उड़ गया। नेचुरल गैस को भी आपको रिफ़िल कराना पड़ता है, ये नॉन रिन्यूएबल है। न्यूक्लियर एनर्जी जिसको यूरेनियम बोला जाता है, ठीक है, वो भी हमारा क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है कि सबसे पहला तो ये पोल्यूशन फैलाते हैं बहुत ज़्यादा और ग्रीन हाउसेस गैसेस क्रिएट करते हैं अर्थ के अंदर, और हेल्थ हज़ार्ड इससे बहुत ज़्यादा होते हैं, बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, और लॉन्ग रन के लिए सस्टेनेबल नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए तो ये चीज़ें ठीक हैं, जल्दी जल्दी इस्तेमाल कर लो, बट कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो उसके लिए ये सारी चीज़ें सही नहीं है नॉन रिन्यूएबल। अब अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि इको फ्रेंडली ऑप्शन होते हैं, कि मतलब जो कन्वेंशनल फ्यूल है जो पहले से हम इस्तेमाल करते हैं उनके अलावा जो उनके इको फ्रेंडली ऑप्शन है वो अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज कहलाए जाते हैं। जैसे सोलर पैनल का इस्तेमाल करना है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, ठीक है, विंड टर्बाइंस का यूज़ करना है पावर्स को जनरेट करने के लिए, बायोगैस का इस्तेमाल करना काउ डंग्स और किचन वेस्ट के लिए, ठीक है, किचन वेस्ट से मतलब किचन वेस्ट और काउ डंग से बायोगैस बनाना, बायोफ्यूल्स का इस्तेमाल करना जैसे इथेनॉल और बायोडीजल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का इस्तेमाल करना, ये सारे क्या क्या होगा, हमारा अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज होगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, पोल्यूशन ये कम करते हैं, क्लाइमेट चेंज से ये फाइट करते हैं, और रूरल एनर्जी नीड्स को सपोर्ट करते हैं, और ऑयल इंपोर्ट को रिड्यूस करते हैं। ग्रोइंग एनर्जी नीड्स, यानी कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और डेवलपमेंट होता जा रहा है, एनर्जी की डिमांड भी साथ साथ बढ़ती जा रही है। तो एनर्जी की कंजम्पशन क्यों बढ़ती जा रही है, इंडिया के अंदर अर्बनाइजेशन हो रहा है, यानी शहरीकरण हो रहा है, सब लोग शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं, इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है, मॉडर्न एग्रीकल्चर आ रहा है जिसके अंदर एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है, और व्हीकल और अप्लायंस के अंदर भी एनर्जी का इस्तेमाल किया जाने लगा है। तो चैलेंजेस क्या क्या है कि हमारी आज की डिपेंडेंसी किस पर है, ज़्यादा से ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स पर है, ठीक है ना, नॉन रिन्यूएबल चीज़ों पर है, रिन्यूएबल चीज़ों पर नहीं है। इंपोर्ट कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा है, और एनर्जी इनइक्वालिटी है, यानी कि आज के टाइम में भी विलेज के अंदर बहुत सारी विलेजेस रहती हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आपको नहीं मिलेगी। अब एनर्जी कंटेंट क्या होते हैं फ्यूल के, एनर्जी कंटेंट का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन अ फ्यूल इज़ बर्न, की यानी कि कितनी एनर्जी निकली जब एक फ्यूल जलाया गया है, ठीक है ना। इसको हम किलो कैलोरीज में नापते हैं, यानी KCL में नापते हैं, या फिर मेगा जूल्स के अंदर ही इसको नापा जाता है। जैसे कोल का कितना हो गया 5000 से 7000 किलो जूल्स, पेट्रोलियम का हो गया 10,000 से 11,000, नेचुरल गैस का हो गया 9,000 से 9,500, बायोगैस का हो गया 4700 से 6000, एग्रो रेसिड्यूज़ का हो गया 3000 से 4000। अब एग्रो रेसिड्यूज़ जो हैं वो बायोमास एनर्जी सोर्सेज हैं हमारे। एग्रो रेसिड्यूज़ वो लेफ़्ट ओवर होते हैं जो हमें एग्रीकल्चर से मिलते हैं, जैसे पैडी, स्ट्रो, वीट हस्क, शुगर कैन बैगेज, ग्राउंड नट शेल्स, कोकोनट शेल्स, ये सारे हमारी चीज़ें क्या होती हैं, एग्रो रेसिड्यूज़ कहलाई जाती हैं। अब इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम जलाने के बाद
मतलब इसको जलाकर हम कुकिंग कर सकते हैं या फिर हीटिंग कर सकते हैं, और बायोगैस बनाने के लिए, बायो ब्रिकेट्स बनाने के लिए काम आते हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी भी बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी में भी इनको कन्वर्ट किया जाता है रूरल एरियाज़ के अंदर। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? ये वेस्ट को रिड्यूस करते हैं, रूरल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव हैं वुड और कोयल के, यानी वुड और कोयल की जगह इनका इस्तेमाल कर लो। अब केस स्टडीज़ जो आती हैं इंडियन एनवायरमेंटल इशू पर, सबसे पहले आता है नेशनल सोलर मिशन आपका, जो कि 2010 के अंदर लॉन्च किया गया था। इंडियन नेशनल एक्शन प्लान या फिर ऑन क्लाइमेट चेंज यानी NAPCC के अंदर लॉन्च किया गया था। इसका एम ये था कि सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करना और कार्बन एमिशन को कम से कम करना। इसका टारगेट क्या था? 100 GW की सोलर एनर्जी बनानी है, सोलर एनर्जी कैपेसिटी करनी है 2022 तक, ठीक है। और इसने बहुत ज़्यादा सोलर पैनल्स को इनकरेज करा लोगों को कि रूफटॉप पर सोलर पैनल लगाओ, सोलर पार्क्स बनाओ और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन करो। और कावेरी रिवर कॉन्फ्लिक्ट, वाटर कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ था, जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी रिवर से रिलेटेड, ठीक है, तमिलनाडु ने ये डिमांड की थी कि उनको ज़्यादा पानी मिले एग्रीकल्चर के लिए, और कर्नाटक ने वो चीज़ मना करी थी कि हमारी भी नीड्स जो हैं बढ़ती जा रही हैं, तो हम पानी शेयर नहीं कर देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट और कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो थी, उन्होंने इस डिस्प्यूट को हैंडल करा था, और जितने भी इश्यूज़ थे जैसे एग्रीकल्चर, पॉलिटिक्स और पब्लिक प्रोटेस्ट से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें सॉल्व की गई थी। सरदार सरोवर डैम जो कि गुजरात के अंदर बनाया गया था, ये नर्मदा रिवर के ऊपर बनाया गया है इरीगेशन के लिए, वाटर सप्लाई के लिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इसका बेनिफिट ये हुआ कि जितने भी ड्राई एरियाज थे गुजरात के, राजस्थान के, वहाँ पर अब पानी पहुँचने लगा। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम क्या आई थी कि बहुत सारे ट्राइबल पीपल थे और विलेजर्स थे जो वहाँ रहते थे, उनको डिस्प्लेस करा गया, और फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर लैंड्स का सबमर्जेंस हुआ। इसके अंदर प्रोटेस्ट किए गए थे, नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया था जो कि मेधा पाटकर ने लीड करा था, ठीक है। तो ये था सरदार सरोवर डैम से रिलेटेड। फिर चिपको मूवमेंट जो कि 1970 के अंदर उत्तराखंड में हुई थी, इसके अंदर विलेजर्स जो थी ज़्यादातर, उसके अंदर औरतें थी, उन्होंने ट्रीज़ को क्या कर लिया था, हक कर लिया ताकि डिफोरेस्टेशन ना हो। और ये हिमालयन रीजन के अंदर स्टार्ट हुआ था, तो एज अ प्रोटेस्ट कि लोग अगर पेड़ों को ना काटें, तो एज अ प्रोटेस्ट चिपको मूवमेंट स्टार्ट की गई थी। इसके लीडर कौन थे? सुंदरलाल भगुना जो थे, वो इनके लीडर थे। इनका मेन फोकस क्या था कि फॉरेस्ट को कंजर्वेशन करना, फॉरेस्ट का, और वुमेन की पार्टिसिपेशन थी इन्वायरमेंट के अंदर। नेक्स्ट जो आती है अपिको मूवमेंट, जो कि हुई थी 1983 के अंदर कर्नाटक के अंदर। ये चिपको मूवमेंट से ही इंस्पायर्ड थी अपिको मूवमेंट। इसके अंदर भी विलेजर्स जो थे उन्होंने ट्रीज़ को हक करा था ताकि वो डिफोरेस्टेशन से रोक सकें, उन्हें पेड़ों की कटाई से रोक सकें वेस्टर्न घाट्स के अंदर। इसका एम ये था कि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी जो है वो प्रिजर्व रहे और कमर्शियल लॉगिंग ना हो। भारत संघ जो था, TBS जो था, ये एक NGO थी जो कि राजेंद्र सिंह लीड करते थे, चलाते थे, जिनको वाटरमैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता था। ये राजस्थान के अंदर वर्क करते थे, ठीक है, जो रिवर्स हैं और या फिर वाटर रिसोर्सेज जितने भी हैं राजस्थान के अंदर, उनको रिवाइव करने के लिए, ठीक है, वो ट्रेडिशनल जो हाथ यानी चेक डैम्स बनाते थे जिससे वो वाटर जो है रिवाइव हो जाए। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी, अफॉरेस्टेशन किया, रिस्टोर करे बहुत सारे वाटर की सेल्फ सफिशिएंसी विलेजेस के अंदर। तो बस यही तो यूनिट नंबर 3 के अंदर। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले ही यूनिट के अंदर, यूनिट नंबर 4 के साथ कुछ ही देर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू आईडी इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं आपका यूनिट नंबर 4 ऑफ द सब्जेक्ट EVS यानी एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 1, जो कि आपका सेमेस्टर 2 दिल्ली यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट है। AEC यानी एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स का ये आपका सब्जेक्ट होने वाला है। इसका यूनिट नंबर 4 करते हैं हम आज स्टार्ट, और आज ये आपका जो है सिलेबस इसका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। जिसको भी नोट्स परचेज करने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर नोट्स परचेज कर सकते हैं। यूनिट नंबर 4 एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड कंट्रोल। पोल्यूशन क्या होता है? पोल्यूशन का मतलब होता है कि जब हार्मफुल सब्सटेंस हमारे एनवायरनमेंट के अंदर मिल जाते हैं, जिसकी वजह से एयर को, वाटर को, सॉइल को या फिर लिविंग बींग्स को नुकसान पहुँचता है, ठीक है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं पोल्यूशन।
अब पोल्यूशन की वजह से क्या होता है, लोगों की हेल्थ पर असर पड़ता है, बायोडाइवर्सिटी पर असर पड़ता है और नेचुरल रिसोर्सेज पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अलग अलग टाइप के आपके एनवायरमेंटल पोल्यूशन होते हैं। सबसे पहले आता है और एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के कॉजेज़ क्या क्या हैं या फिर सोर्स क्या क्या हैं, किस किस वजह से एयर पोल्यूशन होता है। सबसे पहले प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं, यानी कि जो आपके डायरेक्टली सोर्स से निकलते हैं, ठीक है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गाड़ियों वगैरह से निकलता है जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होते हैं जो मतलब प्राइमरी पॉल्यूटेंट से मिलने के बाद और ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं, जैसे कि ओजोन, स्मॉग वगैरह जो बनता है ना, ये सारी चीज़ हो गई हमारी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। मेजर सोर्सेज क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ से हमारा एयर पोल्यूशन होता है? व्हीकल इमिशन, गाड़ियों से धुआं निकलने से, इंडस्ट्री में से धुआं निकलने से, फॉसिल फ्यूल्स के जलने से। जब भी कंस्ट्रक्शन होती है तो वहाँ पर धूल मिट्टी उड़ती है, उससे जब भी आप पटाखे वगैरह फोड़ते हैं तो उससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। अब इसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं? लोगों को सांस की बीमारी हो जाती है, जैसे एस्थमा, ब्रोंकिट्स वगैरह। ग्लोबल वार्मिंग होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। एसिड रेन होने लगती है, ठीक है, जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स मिल जाती हैं तो जिसकी वजह से एसिड रेन्स होने लगती हैं। और क्रॉप्स को और बिल्डिंग्स को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है एयर पोल्यूशन से। अब इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है कि आप अपनी गाड़ी यूज़ ना करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, मेट्रो बसेस का इस्तेमाल करें और क्लीनर फ्यूल्स का इस्तेमाल करें, जैसे सीएनजी का यूज़ करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करें, पेट्रोल का यूज़ ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांट करें, एयर फिल्टर्स का इस्तेमाल करें अपनी फैक्ट्रीज़ के अंदर, और पोल्यूशन कंट्रोल लॉ जितने भी हैं उनको अपनी फैक्ट्रीज़ के अंदर या फिर अपने आसपास इम्प्लीमेंट करें और उनका मॉनिटरिंग सिस्टम करें, यानी उनको बार बार चेक करें कि ये सारी चीज़ें सब लोग फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। दूसरा आता है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के रीज़न क्या क्या हैं? जब भी सीवेज को हम जो है अपना रिवर से कनेक्ट कर देते हैं, सारा सीवेज का गंदा पानी कहाँ जाता है? रिवर के अंदर जाता है, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होने लगता है। और जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ठीक है ना, हैवी मेटल्स, केमिकल्स वगैरह, वो सब भी पानी में बहा दिए जाते हैं जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। एग्रीकल्चर रन ऑफ, जैसे कि फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स वगैरह भी पानी में बहा दिए जाते हैं जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। और ऑयल स्पिल्स और प्लास्टिक्स भी वाटर के अंदर फेंक दिया जाता है जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन हमारा हो रहा है। अब इससे क्या क्या होता है? जो पीने का पानी अब वो अनसेफ हो गया है, साफ़ नहीं होता, हमें साफ़ नहीं मिलता। पानी से रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ हैं वो बढ़ने लगी, जैसे क्लोरिया, डाइसेंट्री वगैरह बढ़ने लगी। और एक्वेटिक लाइफ, समुद्र की जितने भी मछलियाँ वगैरह हैं वो सब मर जाती हैं। यूट्रोफिकेशन होने लगता है, यानी कि एल्गाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, पानी के अंदर, समुद्र के अंदर। अब मेजर्स क्या क्या हैं कि किस तरीके से इनको हम कंट्रोल करते हैं? सबसे पहले तो अपना सीवेज ठीक करें और इंडस्ट्रियल वेस्ट को पानी में ना बहाएं, डिस्पोजल उसका वाटर के अंदर ना करें, ठीक है। जितना भी गार्बेज वगैरह है उनको वाटर बॉडीज़ के अंदर ना फेंकें, रेन वाटर को हार्वेस्ट करें और वाटर को कंजर्वेशन करें। और जितने भी पोल्यूशन लॉ हैं उनको ठीक तरीके से मानें, अदरवाइज़ उनके ऊपर पेनल्टीज़ चार्ज की जाएँ। नेक्स्ट आता है आपका सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन किस वजह से होता है? जब आप केमिकल, फर्टिलाइज़र का और पेस्टिसाइड्स का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और जब भी इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक वेस्ट फेंका जाता है तो उससे भी ज़मीन ख़राब हो जाती है, सॉइल ख़राब हो जाती है। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई और माइनिंग करने से क्या होता है? उसकी वजह से भी सॉइल पोल्यूशन आपका होने लगता है। और जितना भी प्लास्टिक है और ई वेस्ट है उसकी वजह से भी आपका क्या होने लगता है? सॉइल पोल्यूशन होने लगता है। अब इसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं? सॉइल अपनी फर्टिलिटी खो देती है, जो उपजाऊ होती है वो अब उपजाऊ नहीं रहती, उसके ऊपर आप खेती बाड़ी नहीं कर सकते। क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बेकार होता है और जितने भी सॉइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको नुकसान पहुंचता है। और ग्राउंड वाटर जो है कंटेमिनेट होने लगता है। अब इसको किस तरीके से कंट्रोल करते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग का इस्तेमाल करें और कंपोजिटिंग करें, ठीक है। और नेक्स्ट क्या आ गया? वेस्ट को सेग्रीगेट करें और रिसाइकल करें, उसका बार बार यूज़ करें दोबारा से। और जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हैं उन पर बैन लगा दिया जाए और रिफॉरेस्टेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएँ और लैंड रिस्टोरेशन करें। इससे हमारा सॉइल कंट्रोल, सॉइल पोल्यूशन ठीक होगा। अब थर्मल पोल्यूशन कब होता है? जब हॉट वाटर जो है पावर प्लांट से या फिर इंडस्ट्रीज से रिवर्स या फिर लेक्स में छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होता है? आपका थर्मल पोल्यूशन होता है। इससे क्या होता है? पानी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और जितने भी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो मरने लग जाते हैं, जिससे इकोसिस्टम का बैलेंस क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अब इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है? कूलिंग टावर्स लगाए जाएँ और पॉन्ड्स के अंदर, ठीक है, ताकि जो वाटर टेम्परेचर है वो रिड्यूस होता रहे डिस्चार्ज से पहले, ठीक है ना। ठंडा करके फेंका जाए पानी, ऐसे गर्म पानी ना फेंका जाए। और इंडस्ट्रियल वाटर को रिसाइकल करा जाए, ठीक है, उसको नदियों में नहा बहाया जाए। और थर्मल डिस्चार्ज को मॉनिटर किया जाए कि मतलब ठीक तरीके से
पानी बहाया जा रहा है या नहीं, गर्म पानी गर्म तो नहीं है कि जिससे हमारे इको सिस्टम को नुकसान पहुँचे। उसके बाद आता है नॉइस पोल्यूशन, भी किसकी वजह से होता है, लाउड स्पीकर्स की वजह से, ट्रैफिक के शोर की वजह से, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है उसके शोर की वजह से, इंडस्ट्रियल मशीन्स हो रही हैं उसकी वजह से क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है। पटाखों से, एयरक्राफ्ट से क्या होता है, हमारा नॉइस पोल्यूशन होता है। अब इसके इफेक्ट क्या क्या है, लोगों को सुनने में प्रॉब्लम हो जाती है और स्ट्रेस इससे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, नींद नहीं आती, स्लीप डिस्टर्बेंस होने लगती है, किसी चीज़ पर आप प्रॉपरली कंसंट्रेट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी आपको होने लगते हैं और एनिमल और बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देती है। अब इसके कंट्रोल मेजर क्या क्या है, सबसे पहले तो नॉइज़ लिमिट को सेट करें, ठीक है ना। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, व्हीकल्स हैं, उनके अंदर नॉइज़ लिमिट कंट्रोल करने के मेजर ये आते हैं कि मतलब जितनी भी इंडस्ट्रीज़ और व्हीकल्स हैं उनके अंदर नॉइज़ की लिमिट सेट कर दी जाए और मतलब नो हॉकिंग जोन्स बना दिए जाएँ जहाँ पर आप हॉर्न ना बजाएं और साइलेंट एरियाज़ बना दिए जाएं और रेगुलेशन की जाए लाउड स्पीकर्स के ऊपर और ट्रीज लगाए जाएं ज़्यादा से ज़्यादा जो कि नॉइज़ बैरियर का काम करें। अब एयर एंड वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या होते हैं, एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो होते हैं ये सेट करें हमारे CPCB ने, यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये सेट करें। इंडिया जो है वो फॉलो करता है, क्या फॉलो करता है, नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड यानी कि NAAQS सेट करता है। तो कॉमन पैरामीटर जो हैं इसके अंदर वो ये सारे हैं, PM2.5, PM10, SO2, NO2, CO2, ओजोन, ये सारे कॉमन पैरामीटर हैं इसको नापने के लिए। और सेफ लिमिट जो है वो प्रिस्क्राइब की गई हैं रेजिडेंशियल एरियाज़ के लिए, इंडस्ट्रियल एरियाज़ के लिए और सेंसिटिव एरियाज़ के लिए। वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने सेट किया है कि ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी जो होनी चाहिए उसकी लिमिट है IS 10,500। और जो वाटर क्वालिटी है वो किस तरीके से टेस्ट की जाती है, उसकी pH, टर्बिडिटी और हार्डनेस है और की बैक्टीरिया की प्रेजेंस है या नहीं उसमें और टॉक्सिक मेटल कितना है उसमें, इस हिसाब से वाटर की क्वालिटी जो है चेक की जाती है। CPCB जो है साथ साथ रिवर्स और लेक की वाटर क्वालिटी भी मॉनिटर करती है। उस हिसाब से उसने रिवर्स और लेक्स को कैटेगराइज कर रखा है, जैसे A स्टैंडर्ड की कौन सी है, B की कौन सी है, C की कौन सी है। तो ये पॉल्यूशन के टाइप थे और उनकी समरी दे रखी है, आप यहाँ से देख सकते हैं। न्यूक्लियर हज़ार्ड एंड ह्यूमन हेल्थ रिस्क क्या होते हैं, तो न्यूक्लियर हज़ार्ड वो होते हैं, वो रिस्क होते हैं ह्यूमन हेल्थ पर या फिर एनवायरनमेंट पर जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की वजह से आते हैं। ये क्या होते हैं, ये जो सब्सटेंस होते हैं ये आयोनाइजिंग रेडिएशन बनाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से लिविंग सेल्स और DNA को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। अब सोर्सेज क्या है न्यूक्लियर रेडिएशन के, नेचुरल सोर्सेज क्या क्या हैं, जो भी कॉस्मिक रेज आती हैं स्पेस से वो न्यूक्लियर रेडिएशन का पार्ट है। और जितनी भी नेचुरल अकरिंग रेडियो एक्टिव मिनरल्स होते हैं जैसे यूरेनियम, थोरियम और रेडन, ये सारे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं न्यूक्लियर रेडिएशन के। और बहुत सारे मैनमेड सोर्सेज भी हैं जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, अगर यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया या फिर लीक हो गया जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही फैल सकती है। न्यूक्लियर वीपन टेस्टिंग और इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट और मेडिकल रेडिएशन, ये सारे क्या हैं, मैनमेड सोर्सेज हैं। अब अलग अलग टाइप की हमारी न्यूक्लियर रेडिएशन होती हैं जैसे अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेज और न्यूट्रॉन, ठीक है, ये सारी हमारी अलग अलग टाइप की न्यूक्लियर रेडिएशन होती हैं। अब मेजर न्यूक्लियर एक्सीडेंट कौन कौन से हुए, जो चेरनोबिल डिज़ास्टर हुआ था यूक्रेन के अंदर 1986 के अंदर, इसके अंदर जो रिएक्टर था उसका एक्सप्लोजन हो गया था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रेडिएशन निकली थी, हज़ारों लोग इसकी चपेट में आ गए थे जिसकी वजह से कैंसर, बर्थ डिफेक्ट और लैंड कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। फुकुशिमा डिज़ास्टर हुआ था जापान 2011 के अंदर, ये अर्थक्वेक और सुनामी की वजह से हुआ था जिसकी वजह से क्या हुआ था, मेल्ट डाउन हो गया था और रेडिएशन लीक हो गई थी, इसके अंदर भी थाउजेंड्स ऑफ पीपल मर गए थे और क्या हुआ था जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल और हेल्थ इम्पैक्ट वहाँ पर रहे। अब इसका ह्यूमन के इफेक्ट पर हेल्थ क्या पड़ता है, अगर एक्सपोजर होता है किसी इंसान का न्यूक्लियर रेडिएशन तक तो उसको इमीडिएट भी असर लग सकता है या फिर लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज़ भी आ सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म क्या क्या हो सकते हैं, जैसे नोजिया हो गई, वॉमिटिंग हो गई, ये स्किन बर्न हो गई, उसकी फैटीग हो गया, हेयर लॉस होने लगा, रेडिएशन सिकनेस होने लगी, डेथ हो गई, ठीक है, ये सब चीज़ें भी हैंड टू हैंड हो सकती हैं। और लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हो सकते हैं, बड़ी बीमारियाँ जैसे कैंसर वगैरह, ठीक है, और जेनेटिक म्यूटेशन जो कि आगे भी उसकी जनरेशन तक में पहुंच सकती हैं, जैसे कि हिरोशिमा नागासाकी के अंदर आज भी वो चीज़ पाई जाती है। और बर्थ डिफेक्ट भी हो सकते हैं कि मतलब जो बच्चे पैदा होते हैं जिनके पेरेंट्स उस न्यूक्लियर रेडिएशन से एक्सपोज हैं तो उन बच्चों में कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है और इम्यून सिस्टम को ये बहुत ज़्यादा वीकेंड कर देती है। और बहुत सारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी हैं जैसे फियर, स्ट्रेस, ट्रॉमा वगैरह भी हो सकता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर,
तो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो जो है कंटेमिनेट कर देते हैं सॉइल को, वाटर को और एयर को, और प्लांट और एनिमल जो है वो इस जेनेटिक म्यूटेशन से सफ़र करते हैं और मर जाते हैं, ठीक है। और एग्रीकल्चर लैंड जो है वो बेकार हो जाता है, अनयूजेबल हो जाता है, और जितनी भी मरीन लाइफ है वो अफेक्ट होती है इससे बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि सारा वेस्ट जो है ये ओशन में ही बहाया जाता है। अब न्यूक्लियर वेस्ट क्या होता है और उसका मैनेजमेंट कैसे होता है? तो न्यूक्लियर वेस्ट वो बचे हुए रेडियो एक्टिव होते हैं जो मतलब हज़ारों साल से बचे रहते हैं। अलग अलग टाइप के हमारे न्यूक्लियर वेस्ट हो सकते हैं। एक हो गया लो लेवल वेस्ट जैसे कंटेमिनेटेड टूल, क्लोथिंग वगैरह। एक हो गया हाई लेवल वेस्ट जैसे न्यूक्लियर फ्यूल रोड्स वगैरह, ठीक है। अब मैनेजमेंट कैसे करते हैं इसका? पहले तो इसका डीप अंडरग्राउंड स्टोरेज होता है, सेफ या फिर आइसोलेटेड एरिया के अंदर, ठीक है। फिर उसको रीप्रोसेस करते हैं यानी उनको रिसाइकिल करते हैं, फिर शील्डेड कंटेनर में उन्हें डाला जाता है और फिर उसको गवर्नमेंट रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उस चीज़ को मॉनिटर करा जाता है, उसको ध्यान में रखा जाता है कि क्या चीज़ हो रही है उसके अंदर, नहीं हो रही। अब सेफ्टी मेजर क्या लेने चाहिए न्यूक्लियर हज़ार्ड से पहले? सबसे पहले तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का डिज़ाइन और मेंटेनेंस ठीक ढंग से हो, रेडिएशन की शील्डिंग ठीक ढंग से हो ताकि प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हो उसको सेफ रखने के लिए, और हर बार उनके रेडिएशन लेवल को मॉनिटर करना चाहिए, चेक करना चाहिए, और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के प्लान बनाने चाहिए। स्टाफ को ट्रेनिंग देनी चाहिए और पब्लिक को अवेयर करना चाहिए, और सेफ़ ट्रांसपोर्ट होना चाहिए और डिस्पोजल होना चाहिए न्यूक्लियर वेस्ट का। अब न्यूक्लियर एनर्जी और रिस्क क्या है? मतलब न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है वो लो कार्बन सोर्स है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का। ये किस वजह से इम्पॉर्टेंट है? फॉसिल फ्यूल को रिड्यूस करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है अगर इसको हमने सेफली मैनेज नहीं करा, ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल सेफ्टी एंड हेल्थ रेगुलेशन अप्लाई होती हैं ताकि जो न्यूक्लियर हज़ार्ड है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए, ठीक है, वो रिड्यूस हो। तो न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा है। अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? सॉलिड वेस्ट वो होता है जो हमारा नॉन लिक्विड वेस्ट मटेरियल जितना भी होता है, जो हमारे घरों से आता है, इंडस्ट्री से आता है या फिर इंस्टीट्यूशन से आता है, तो उसको इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होना उसका, ताकि जो है लोगों की हेल्थ सही रहे, एनवायरनमेंट पर कुछ फ़र्क ना लगे और अर्बन क्लीनलीनेस रहे, ठीक है। तो ये होता है हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब अलग अलग टाइप का वेस्ट हो सकता है। अर्बन जो होता है जैसे कि जो घरों से कूड़ा उठाया जाता है, शॉप से, ऑफिस से, स्कूल से, ठीक है। अब किस तरीके से इसको कंट्रोल करते हैं? हम डोर टू डोर जाकर कलेक्ट करेंगे ये कूड़ा या फिर सेग्रेगेशन करेंगे एक ही सोर्स पर, कंपोजिट करेंगे, उसको रिसाइकिल करेंगे, फिर उसके सैनिटरी लैंडफिल्स करेंगे। और इंडस्ट्री से जितना कूड़ा आता है यानी फैक्ट्रीज और केमिकल प्लांट से, उसका पहले ट्रीटमेंट होगा डिस्पोजल से पहले, और रिसाइकलिंग होगी, फिर उसके बाद फिर सेफ लैंडफिलिंग होगी उसकी। हज़ार्डियस वेस्ट जितना भी होता है जो हॉस्पिटल से आता है या फिर केमिकल लेब से या फिर इंडस्ट्रीज से आता है, उसके ऊपर प्रॉपर लेबलिंग होती है, उनको स्टोर करा जाता है, इंक्रीनेशन किया जाता है, फिर उसका स्पेशलाइज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं जो उसकी देखरेख करते हैं। ई वेस्ट जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो होता है, जो कंप्यूटर, फ़ोन्स और टीवीज़ वगैरह से आता है, इसकी सबसे पहले हम सेफ डिसमेंटलिंग करते हैं, फिर उनके कंपोनेंट को रिसाइकिल करते हैं, फिर एक जगह कलेक्शन सेंटर होता है, फिर उससे रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो स्टेप्स क्या क्या हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर? सबसे पहले तो वो कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। डेली वेस्ट पिकअप होगा अलग अलग जगह से, होम से, स्ट्रीट से, फिर उनको सेग्रीगेट किया जाएगा, यानी कि बायोडिग्रेडेबल को अलग करेंगे, ऑर्गेनिक को अलग करेंगे और नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे प्लास्टिक, मेटल वेस्ट को अलग करके रख देंगे। फिर उनका ट्रांसपोर्टेशन होगा, यानी कि जितना भी वेस्ट है उसको कहाँ लेकर जाएंगे? जहाँ पर वो डिस्पोज होंगे, डिस्पोजल साइट पर उनको लेकर जाएंगे, फिर वहाँ पर उनकी ट्रीटमेंट होगा या फिर प्रोसेसिंग होगी। सबसे पहले जो होगा कंपोजिटिंग होगी, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट होगा वो तो कंपोजिट कर दिया जाएगा, और जितना भी जलाने वाला होगा उसका इंकिनरेशन कर दिया जाएगा, और जितना भी प्लास्टिक, मेटल, ग्लास वगैरह उन सबको रिसाइकिल करा जाएगा। फिर फाइनल डिस्पोजल क्या होता है? फिर उसकी सैनिटरी लैंडफिलिंग की जाती है, ठीक है। अब वेस्ट सेग्रीगेशन और डिस्पोजल क्या होता है? वेस्ट सेग्रीगेशन क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जितना भी होता है जैसे फूड, पेपर, लीफ, उसको जब हम कंपोजिट करते हैं या फिर डाइजेस्ट करते हैं ताकि उससे मैन्योर बना सकें, उसको बोलेंगे हम वेस्ट सेग्रीगेशन। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, इनको रिसाइकिल कर देते हैं या फिर प्रोसेस कर देते हैं ताकि इनको दोबारा यूज़ कर सकें। और जो भी हज़ार्डियस वेस्ट होता है जैसे बैटरीज, मेडिसिन या फिर ई वेस्ट, इनको केयर के साथ रखा जाता है और डिस्पोज कर दिया जाता है स्पेशलाइज सिस्टम के साथ, ठीक है। ये होता है हमारा वेस्ट सेग्रीगेशन। अब डिस्पोजल मेथड क्या होता है? सैनिटरी लैंडफिल्स यानी कि जो पिट्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, उनके अंदर जो है भर दिया जाता है जितना भी कूड़ा होता है। इससे क्या होता है? सॉइल भी पॉल्यूट नहीं होती और वाटर भी पॉल्यूट नहीं होता। इंकिनरेशन क्या होता है? जो भी वेस्ट होता है उसको हाई टेम्परेचर पर जला दिया जाता है। ये ज़्यादातर हज़ार्डियस और मेडिकल वेस्ट के काम आता है। कंपोजिटिंग का मतलब होता है जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको मैन्योर में हम
कन्वर्ट कर देते हैं। और रिसाइकल और रीयूज़ का मतलब क्या होता है कि दोबारा यूज़ कर लेना उन प्रोडक्ट्स को, जैसे ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, पेपर प्रोडक्ट्स को हम दोबारा यूज़ कर लेते हैं। पोल्यूशन कंट्रोल के मेजर क्या क्या हैं, लीगल मेजर है जैसे कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, वाटर एक्ट 1974 का, एयर एक्ट 1981 का, हज़ार्डियस वेस्ट रूल, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 का। तो ये लॉ जो हैं ये पोल्यूशन को मतलब कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं, और जितने भी वायलेटर्स हैं जो इन रूल को तोड़ते हैं उनको पेनलाइज करें, उन पर पेनल्टी लगाएं, इस वजह से ये रूल बनाए गए हैं। अब बायोलॉजिकल मेथड भी होते हैं जैसे प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करना ताकि पोल्यूटेंट कम हो जाए। सबसे पहले आता है इसमें फिट ऑर्मिडेशन, यानी कि जब प्लांट जो है जितना भी टॉक्सिक एलिमेंट है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बायोफिल्टर होते हैं जो बैक्टीरिया है वो ब्रेक डाउन कर देते हैं वेस्ट को वाटर के अंदर। कंपोजिटिंग होता है कि माइक्रोब्स जो हैं जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उनको डिकम्पोज कर देते हैं। फिजिको केमिकल मेथड्स होते हैं जैसे फिल्ट्रेशन, जैसे जितना भी सॉलिड होता है उसको वाटर या एयर से रिमूव कर देना। एड्जॉर्प्शन, यानी कि जितने भी कार्बन है, एक्टिवेटेड कार्बन है, वो केमिकल हटाते देता है हमारा एयर या फिर वाटर में से। केमिकल न्यूट्रलाइजेशन होता है जैसे एसिड या फिर अल्कलाइन वेस्ट जितना है उसको न्यूट्रल कर देते हैं उसकी पीएच के हिसाब से। प्रेसिपिटेशन होता है, जितना भी हैवी मेटल होता है वो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट से रिमूव कर दिया जाता है। अब रोल क्या क्या है इसका सस्टेनेबिलिटी के अंदर, इससे क्या होता है पोल्यूशन कम होता है और हम जो है अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट रख सकते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करता है रीयूज़ और रिसाइकलिंग के थ्रू, और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करता है और इन्वायरमेंट की क्वालिटी भी अच्छी करता है, और लॉन्ग टर्म सपोर्ट देता है, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सपोर्ट देता है, और साथ साथ इकोलॉजिकल बैलेंस भी आपका रहता है। पॉल्यूशन की केस स्टडीज़ कौन सी है, गंगा एक्शन प्लान था जो कि 1986 के अंदर स्टार्ट किया गया था। गंगा को क्लीन करने के लिए इसका मेन एम ये था कि सीवेज को ट्रीट करे और जितना भी इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज हो उसको रोके और पब्लिक में अवेयरनेस फैलाए। प्रॉब्लम क्या थी, पुअर इम्प्लीमेंटेशन हुआ, ठीक तरीके से अप्लाई नहीं हो पाया और लोगों ने इस पर साथ नहीं दिया, लोकल पार्टिसिपेशन नहीं था इसके अंदर। तो जितना भी जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा था NMCG, वो बाद में इसको रिप्लेस कर दिया उसने, ठीक है, गैप को रिप्लेस कर दिया और इसके अंदर और इफेक्टिव मेजर लाया गया। दिल्ली एयर पोल्यूशन, यानी दिल्ली के अंदर तो आपको पता ही है पोल्यूशन होता है व्हीकल एमिशन की वजह से, इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, कंस्ट्रक्शन डस्ट की वजह से और क्रॉप स्टबल बर्निंग की वजह से। तो इससे क्या होता है पब्लिक की हेल्थ पर अफेक्ट पड़ रहा है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है, अस्थमा हो रहा है, लंग इन्फेक्शन हो रहा है, इरिटेशन हो रही है, हार्ट इश्यूज़ हो रहा है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या किया गया था, ऑड इवन व्हीकल पॉलिसी लाई गई थी, आपको याद होगा। क्रैकर्स पर बैन कर दिया गया है और इलेक्ट्रिक बसेस आ गई हैं और CNG का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने को बोल रही है सरकार। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 क्या बोलता है, इसने प्लास्टिक कैरी बैग पर बैन लगा दिया, ठीक है ना। जो भी 50 माइक्रोन्स के कम के प्लास्टिक बैग हैं उन पर इन्होंने क्या लगा दिया, बैन लगा दिया सीधा 2016 के अंदर। और ये प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेस्ट कलेक्शन करने की, ठीक है। और इसका जो इनकरेजमेंट हुआ है कि ताकि जो ये इसको इनकरेज इस वजह से किया गया है ताकि रिसाइकलिंग का इस्तेमाल हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिसाइकिल की जा सकें। और इसके अंदर बोला है कि आप क्लॉथ बैग का इस्तेमाल करो या फिर जूट बैग्स का इस्तेमाल करो। फिर इसको 2021 के अंदर मॉडिफाई कर दिया गया है, इसके अंदर सिर्फ यही बोला गया है जितना भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग हैं सिर्फ उन्हीं पर बैन है, बाकी किसी पर नहीं है। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 के अंदर, ये दुनिया की सबसे बुरी इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर था जो कि यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के अंदर हुआ भोपाल के अंदर। इस यहाँ पर क्या हो गई थी, गैस लीक हो गई थी। गैस का नाम क्या था, मिथाइल आइसोसिनेट नाम था, MIC जिसको बोला जाता है। इसके अंदर कम से कम 15,000 लोग मरे थे और हैंड टू हैंड मर गए थे और बहुत सारी लॉन्ग टर्म बीमारियां भी हुई थी लोगों को, और हज़ारों लोग क्या हो गए, डिसेबल्ड हो गए थे और यानी कि उनकी ज़िंदगी ख़राब हो गई थी। और सॉइल और वाटर आज भी वहाँ पर क्या है, पोल्यूटेड है, ठीक है। और इससे लेसन क्या मिलता है कि सेफ्टी लॉज जो हैं उनको प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए वरना बहुत भारी नुकसान हो जाता है। और फिर उसके बाद क्या हो गई थी, जितनी भी इंडस्ट्रियल रेगुलेशन थी या फिर इमरजेंसी रिस्पांस प्लान थे उनको क्या कर दिया था, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब आपका होने वाला है SEC का एग्ज़ाम, तो आप लोग मुझे बताएं आपका कौन सा सब्जेक्ट है, नेक्स्ट मैं उसी पर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें।